हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस प्रणय चल रही है। तुम बताओ। सौरभ, ये कोविड के चलते चलते एक चर्चा ये भी हो रही थी कि कैसे शहर में इतनी घनत्व से लोग रहते हैं तो उसकी वजह से शहर में कोविड भी ज्यादा फैल रहा है। आपने भी सुनी होगी ये आर्ग्यूमेंट। बिल्कुल सही और भी है मुझे एक लगता है। हाँ, और एक दूसरी तरफ भी आर्गुमेंट थी, जैसे लोग कह रहे थे कि अरे पिछले साल, इस साल तो नहीं, कि देखिए हमारे शहर से अब हिमालय दिख रहे हैं तो फिर कितना हाँ, अच्छा हो गया है। हम लोग क्यों शहरों में रहते हैं, क्यों ना हम गाँव में वापस चले जाएं और इतने ही अच्छे। क्या वो एक ऐसे हैशटैग भी हो गया था ना, सिटीज लिविंग अगेन, ऐसा कुछ तो था। हाँ, नेचर इज हाँ, हीलिंग। नेचर इज हीलिंग। हाँ, तो हाँ, हाँ, ऐसी हाँ। सब चीजें से मुझे लगा कि हमें शहर और शहरी प्लानिंग इसके ऊपर एक चर्चा करनी चाहिए, और शहर हमारे जैसे हैं वैसे क्यों हैं ये समझना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या लगता है? हाँ, मतलब मुझे तो लगता है सबसे पहले हमको सोचना चाहिए ना कि ये 3-4 हजार साल पहले हमें सड़कें बनानी आती थी, वो हम क्यों भूल गए। हम्म। हम्म। हड़प्पा में सड़कें जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं और आज की डेट में क्यों नहीं होती। हड़प्पा की हम्म। सड़कों में नालियां होती हैं और हमारी सड़कों में क्यों नहीं होती। तो हम्म। किसी समय तो हमें सड़कें और नालियां बनाना आता था हम्म। और टाउन प्लानिंग भी आती थी। अब हमको लगता है हमें सब कुछ यूरोप और इधर से सीखने की जरूरत है, जबकि हमने यूरोप अमेरिका सबसे पहले उनसे पहले अच्छे शहर बनाए हिंदुस्तान में। और हम्म। फिर अभी हम्म। हमारे शहरों की ये हालत है, तो थोड़ी सी दुख की बात है ना। हाँ, तो ठीक है, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे पास एक एकदम सटीक गेस्ट हैं, हम्म। डॉक्टर अंजलि करोल मोहन। अंजलि एक अर्बन और रीजनल प्लानर है, पार्टनर है इंटीग्रेटेड डिजाइन नाम की एक कंपनी में। शहरी प्लानिंग पर काफी आर्टिकल्स लिखे हैं उन्होंने, हम लोग लिंक करेंगे शो नोट्स पर। और बैंगलोर में काफी इंस्टीट्यूशंस, तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ा चुकी हैं अर्बन प्लानिंग से जुड़ी हुई विषयों पर। तो अंजलि, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुलियाबाजी में। धन्यवाद प्रणय। तो हेलो। बिल्कुल, स्वागत है आपका अंजलि। तो शुरुआत इसी से करते हैं। अक्सर अंजलि, कई बार हम लोग शहरों के बारे में, हम लोग के पास कितने स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस होते हैं ना, और हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं कि कोई लोग कहता है ये शहर मर गया, कोई लोग कहता है ये शहर तो रात में भी जगा रहता है। तो ऐसे मतलब इंसानी उपमाएं दे दी हैं हम लोगों ने शहरों को, इतनी इतना महत्व है शहरों का। तो मैं आपसे शुरुआत यहीं से करना चाहता था कि एक शहर जो होता है उसका क्या मुख्य उद्देश्य होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या सुंदर होना चाहिए, क्या वो एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, क्या वो लोगों के लिए सेफ होना चाहिए, इस तो आपके हिसाब से क्या मुख्य उद्देश्य है? तो ये बहुत अच्छा सवाल है शुरू करने के लिए चर्चा। तो हर शहर का अपना अपना उद्देश्य, अपने हिसाब से हर शहर अपना उद्देश्य रखता है। लेकिन अगर हम कोई कॉमन उद्देश्य, या अगर मैं आपको उसको एक सरल भाषा में बताना चाहूँ, तो 2 या 3 ऐसे उद्देश्य हैं जो हर शहर के ही होने चाहिए। हम्म। सबसे पहला तो शहर के जो नागरिक हैं उनकी जो रोजमर्रा की अ, जिंदगी है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो अच्छी होनी चाहिए। चाहे वो नागरिक अमीर है चाहे गरीब है, इसमें उसका मतलब हर नागरिक को, हर इंसान जो शहर में रहता है वो उसका नागरिक है, और उसके लिए जो उसका रोजमर्रा की जिंदगी है वो अच्छी होनी चाहिए। अब इसको अच्छा बनाने के लिए शहर को सबसे जो बेसिक है, मतलब जो मेन चीज़ है वो है कि जो उसकी बेसिक सर्विसेज, जो बुनियादी सेवाएं हैं, वो शहर को बनानी चाहिए। जैसे कि अभी बात की गई थी कि सड़कें नहीं है, नालियां नहीं है, पानी नहीं है। तो ये तो बेसिक सर्विसेज हैं, और ये हमें बहुत मजबूत बनानी चाहिए, हमें क्वालिटी की बनानी चाहिए, और इंक्लूसिव होनी चाहिए ये। जैसे मैं कह रही थी कि कोई अमीर है चाहे गरीब है, उससे कोई फर्क नहीं, सबको ये सेवाएं मिलनी चाहिए। और अगर इन दोनों उद्देश्य को हमको मुमकिन करना है, तो शहर को अपने नागरिकों को इन सेवाओं तक पहुंचने के लिए सशक्त करना चाहिए। सो ये हम बता सकते हैं कि तीसरा इसमें शहर का बहुत बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे हमारे जो जितने भी नागरिक हैं वो इन सेवाओं तक पहुंच जाएं। और अगर
इन तीनों उद्देश्यों के साथ एक और जो चौथा उद्देश्य मैं बोल सकती हूँ जो जुड़ना चाहिए, वो है कि शहर में अच्छा शासन और प्रशासन होना चाहिए शहरों का। तभी ये, और ये चारों जो उद्देश्य हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ के हैं। तो अगर इन चारों पे अगर शहर काम करेगा तभी शहर एक अच्छा शहर बन सकता है। मैं इसमें एक चीज और जोड़ूंगा। मुझे लगा जैसे ये जो 4 चीजें आपने बोली, ये शायद जरिया है, एटलीस्ट मेरी समझ में, और मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं नागरिक के तौर पे बोलूंगा मैं क्या शहर से चाहता हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे शहर जो है एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है कि जहां पर हम खूब सारे, एक हम हमेशा से जानते हैं कि जितनी हमारी डेंसिटी होती है, जितने हम घने तौर पे एक साथ रहते हैं, उतने हम अमीर बनते हैं। और शायद इंसान एक साथ घना होकर रहना इसीलिए पसंद करता है ताकि हमारा इकोनॉमिक आउटपुट बढ़ सके। तो नेचुरली शहर बने, किसी ने जबरदस्ती तो बनाए नहीं। लोग अपने आप जितना ज्यादा पास आके बने, वो ऑटोमेटिकली आप जैसे बनारस हिंदुस्तान का सबसे पुराना शहर, और मैं काफी साल वहां रहा हूं, तो मैं देखता था कि क्यों ऐसा हुआ होगा। तो जैसे उन्होंने घाट का इन्वेंशन हुआ तो आप पास रह सके नदी के, और घाट अगर नहीं हो तो आप नदी के पास नहीं रह सकते, और घाट की वजह से आप नदी के पास रह सकते हैं, तो इसीलिए खूब सारे लोग पास रह सकते हैं। अदरवाइज आपको बहुत दूर दूर खुला होकर रहना पड़ेगा, और जितना आप खुल के रहेंगे उतनी आपकी इकोनॉमिक आउटपुट और प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो ये मुझे लगता है मुख्य उद्देश्य है, लेकिन ये उद्देश्य हम शायद जो आपने जो चीजें बताई उनके द्वारा हासिल कर सकते हैं। ये समझ में आपको लगता है ये समझ भी ठीक है, या ये समझ में कुछ ना समझिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो आप बोल रहे हैं वह ठीक है, पर उद्देश्य जो है शहर का, वो एक्चुअली जो मैंने पहला बोला था, वो मेन उद्देश्य है शहर का। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आराम से रहना चाहिए, लेकिन आराम से आप शायद बड़े आर्टिफिशियल जगह पे रह सकते हैं, खूब सब्सिडी वगैरह के साथ में, तो वो तो एक नेचुरल कॉन्सेप्ट नहीं हुआ ना। जैसे हम बहुत बढ़िया क्या कहते हैं बना दें जगह, जैसे क्या कहते हैं जहाँ पे आप बोल सकते हैं रिटायरमेंट होम लोगों के लिए बना दें खूब सारे। एक एग्जांपल लेते हैं चंडीगढ़। जैसे तो इतना शानदार शहर है, मतलब मुझे तो बहुत पसंद आया। क्वालिटी ऑफ लाइफ शायद अच्छी होगी, मतलब एटलीस्ट हाँ ये कह सकते हैं कि गरीब लोगों के लिए शायद, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो अच्छा नहीं है, तो ठीक है वो छोड़ दे तो ठीक ठाक है। तो उसके अलावा अंजलि, पर हम कह सकते हैं कि चंडीगढ़ अच्छा शहर है? नहीं, तो वही तो हम बोल रहे हैं कि किसके लिए अच्छा है। वही सबसे मुख्य सवाल है, किसके लिए अच्छा है। जो रिटायरमेंट वहां पे रिटायर करना चाहता है, अपना सब काम उसने अपनी जिंदगी बिता ली है, अब वो सोचा कि मेरे को एक शांत जगह चाहिए, मैं वहां जाके रहता हूँ, मुझे रोज बाहर नहीं जाना है, मुझे पब्लिक रोज काम के लिए नहीं जाना है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। पर जिस शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, उसमें फिर मैं इवन अगर मैं एक वहां पे स्टूडेंट हूँ, तब भी मैं रोज अपने कॉलेज को जाने के लिए, वहां से वापस आने के लिए, वो तो मेरे लिए ठीक नहीं है ना। तो इसीलिए वो जो है बुनियादी सेवाएं जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बहुत जरूरी होती है। नहीं ठीक कहा आपने कि अलग अलग शहरों के अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। हाँ, ठीक ठीक। और हर शहर हर किस्म के आदमी के लिए, या सब लोगों के लिए, जैसे मेरे लिए चंडीगढ़ बहुत अच्छा है, पर आपके लिए मैं वहाँ पे एक स्टूडेंट के 2 साल थी वहाँ पे, अपनी स्टूडेंट लाइफ मैंने बिताई, अच्छा था, पर 2 साल के बाद फिर लगा कि अब निकल जाए यहाँ से, तो बेटर है, बस हो गया चंडीगढ़। राइट, और वो दिखता भी है, वो इतना पुराना और कहने को हमेशा बहुत एग्जाम्पल में रहता है, पर मेरे डेफिनेशन के हिसाब से तो फेलियर ऑफ अ सिटी है कि जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं है। एब्सोल्युटली, बहुत लोगों की बहुत ऐसे डायमेंशंस है जिसके ऊपर चंडीगढ़ को बोल सकते हैं कि इट हैज नॉट, बहुत वो सक्सेसफुल शहर नहीं है। पर वो मतलब हमारी जो आम इमेजिनेशन है उसमें चंडीगढ़ और ऐसे जो प्लान शहर है उनका एक अलग ही मतलब लेवल है। लोग ऐसा सोचते हैं कि वो स्वर्ग है, और हम अगर बैंगलोर मुंबई में रह रहे हैं तो वो तो नर्क है। तो मतलब इस तरीके का पता नहीं क्यों है। तो उसी से जुड़ा हुआ मेरा दूसरा सवाल था अंजलि कि किसी शहर के बारे में हम लोग कहते हैं कि शहर का पतन हो गया है, स्टैग्नेशन हो गया है। जैसे मैंने अक्सर कहा है, सुना है, लोग कलकत्ता के बारे में ये कहते हैं कि अरे शहर क्या था 1960 के दशक में, अभी देखो कैसे हो गया है।
और तो और दूसरे शहरों के बारे में कहते हैं कि लोग ये शहर बहुत लाइवली है, बहुत ऊर्जा है इस शहर में। तो ऐसे क्या है, किन शहरों को हम कह सकते हैं कि उनका पतन हो गया, क्या मापदंड है इसके? और भारत में ऐसे कौन से शहर हैं जो आपको लगता है कि वाकई में स्टैग्नेट हो गए हैं? एक्चुअली अगर आप मेरे से पूछें तो जिस हिसाब से मेरी अंडरस्टैंडिंग जाती है और जो मैंने पढ़ा है उसके उससे उस मेरे ख्याल ऐसा कोई शहर नहीं है जो वास्तव में उसकी स्टैग्नेशन हुई है। तो अगर आप हिंदुस्तान कलकत्ता में। को भी बोलेंगे, कोलकाता को भी लेंगे, तो उसका जो अगर आप ऐसे उसको शहर को ऊपर की तरफ देखेंगे, आई व्यू से ऊपर देखेंगे, तो आपको लगेगा कि जो उसकी इमारतें हैं सब शहर की, वो अब बहुत पुरानी लग रही हैं, टूट रही हैं, उसको ज़रूरत है मरम्मत की, इन इमारतों को जो बिल्ट फैब्रिक बोलते हैं। पर अगर आप उसका सड़कों पे जो एक्टिविटी देखेंगे उस शहर की, तो आपको लगेगा कि ये मेरा अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस है कि इतना एक्टिव शहर मैंने कहीं नहीं देखा। जहाँ पे दिन के समय एक सड़क के और वहाँ पे स्ट्रीट लाइफ बहुत ही एक्टिव है। तो वहाँ पे आपको रोड साइड पे खाने की चीज़ें मिलेंगी, वहाँ पे मतलब बहुत मिक्स लैंड यूज़ है। और अगर आप देखेंगे तो लोग वहाँ पे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, साथ में ही वहाँ नहा रहे हैं, साथ में ही वहाँ पे खा रहे हैं, साथ में ही वहाँ पे कैरम बोर्ड खेलते हैं सड़क के किनारे पे। तो वो एक्टिविटी जो वहाँ पे है वो बहुत ही ज़्यादा है अगर आप उसको बैंगलोर के हिसाब से देखेंगे। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो शहर स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्टैग्नेट नहीं होते, पर कई ऐसे डायमेंशंस हैं, कई ऐसी डायमेंशन से बोल सकते हैं हम कि वो स्टैग्नेट हो रहे हैं। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं तो जैसे कहते हैं कि पिछले कई सालों से रियल एस्टेट में स्टैग्नेशन आई है। तो मतलब जैसे आप ज़्यादातर बोल रहे थे कि जो ऊंचे और मध्य वर्ग के घर हैं वो ओवर सप्लाई हो गए हैं। तो आपको कई शहरों में ऐसी जगह, कई घोस्ट टाउन्स बन गए हैं इंडिया में, जहाँ पे घर तो बहुत हैं पर उनको उनमें रहने वाले लोग नहीं हैं हमारे पास। तो वो एक तरह की उस कैटेगरी की स्टैग्नेशन है। इसी तरह हम लोग जैसे बैंगलोर के केस में जैसे लवासा हो गया, लवासा हो पुणे के गया। पास। हाँ हाँ। हाँ, बहुत शहर हैं ऐसे। हाँ। आजकल गांधीनगर की बहुत बात हो रही है कि एक घोस्ट टाउन हो गया, क्योंकि वो भी एक प्लान्ड सिटी है, पर उसमें जितना उन्होंने सोचा था कि इतने लोग आएंगे, वो उतने नहीं रह रहे रहने हैं। हाँ। नहीं शुरू हुए। सब नया लोग रायपुर, अहमदाबाद में ही रहना पसंद करते हैं, एग्जैक्टली, गांधीनगर आना पसंद नहीं करते। रायपुर में लोग रहते हैं। नया रायपुर जो सिर्फ 25 किलोमीटर है वहां से, वहां नहीं जाना चाहते, सिर्फ वहां पे काम के लिए जाते हैं, अगर कोई काम है वहां पे तो उस हिसाब से। और अभी थोड़े साल पहले बैंगलोर में जैसे कमर्शियल स्पेस जो थी उसकी ओवर सप्लाई हो गई थी। तो काफी जगह आपको दिखेगा कि कमर्शियल स्पेस, और इस समय भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस खाली हैं, तो वो स्टैग्नेशन है। पर ये बोलने के बाद मैं ये भी कह सकती हूँ कि हर शहर की अपनी ही एक लाइफ साइकिल होती है, अपना एक ग्रोथ कर्व होता है। तो जो पुराना जो शहर का केंद्र होता है, जो इनर सिटी होती है, वो सबसे पुराना भाग होता है शहर का, और उसकी वो एक तरह से ऐसे पीक होता है जब बढ़ना शुरू होता है, उसकी ग्रोथ शुरू होती है, तो वो होते होते पॉपुलेशन भी उसकी बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है, उसमें जो सेवाएं हैं उसको भी उसके हिसाब से वो बढ़ती जाती हैं। पर एक टाइम आता है जब वो पीक पे आती है और फिर वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो उसमें अगर आप तो उसको हम कह सकते हैं कि जो इनर सिटीज हैं वो ग्रो करके फिर स्टैग्नेट होती हैं, या पीक करके फिर वो नीचे आना शुरू होती हैं। और उसी को हम फिर अगर उस समय हम कोई करेक्टिव मेजर्स नहीं लेते हैं शहर के लिए, स्पेशली इनर सिटीज के लिए, तो उस समय फिर वो डीके शुरू हो जाती है सिटीज के लिए। और ये हमारे शहरों में काफी होता है, भारत के इंडियन शहरों में, क्योंकि यहाँ पे हमारी शहर बहुत पुराने हैं। जो इनर सिटीज है वो बहुत 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 पुरानी है, और इसीलिए हमारा एक इनर सिटी रिन्यूअल पर एक प्रोग्राम भी, पॉलिसी भी निकली थी गवर्नमेंट की, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। तो उसको फिर वो इस स्टैग्नेशन या डीके के लिए थोड़ा सा उसको रिस्पॉन्ड कर रही थी।
इवन लेकिन कुछ पुराने शहर जैसे यहाँ कर्नाटका में लोग बीजापुर वगैरह का एग्जाम्पल देते हैं, जो कि 100-150 साल पहले जितनी पॉपुलेशन थी आज उससे शायद कम है। वो आउट माइग्रेशन की वजह से, करेक्ट, क्योंकि वहां पे व्यवसाय नहीं है। तो आपको हम्म, बीजापुर के लोग सब बैंगलोर, नॉर्थ कर्नाटका के जितने भी लोग हैं आपको दिखेंगे कि अब इतनी ज्यादा माइग्रेशन वहां से बैंगलोर। तो बैंगलोर में वहाँ, है। हाँ, तो वहाँ इसलिए वो स्टैग्नेट नहीं है, वो अच्छा, शहर ही वहां पे खाली हो रहे हैं या गांव आसपास के खाली हो रहे हैं क्योंकि वहां पे काम नहीं है। आप उन्हें काम देंगे, वहां पे काम बढ़ाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रोथ उनकी शुरू हो जाएगी। हाँ, तो ओके, तो आप इन दो चीज में फर्क कर रहे हैं कि शहर ठीक था लेकिन लोग चले गए, पर लोग चले गए तो भी तो शहर खराब ही हो गया ना। मतलब दोनों में शहर, खराब लोगों तो से ही हो तो गया। शहर है। हाँ बिल्कुल, वो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और ये हम भूल जाते हैं, स्पेशली हाँ, अर्बन प्लानिंग में, शहरी योजना जब हाँ, बनाते हैं तो एक हम्म, जो सबसे बड़ी चीज जो हम भूलते हैं वो हम्म, है लोग। हम्म, अगर आप कोई भी शहर प्लान्ड सिटी देखें, चाहे आप चंडीगढ़ से शुरू करें, आप नया हम्म, रायपुर देखें, अभी लेटेस्ट हमारा अमरावती के जो कौन कौन यहाँ पे रहेगा, ये लोगों के क्या अनुभव हैं, इनके क्या जरूरतें हैं, उसको हम भूल जाते हैं प्लानिंग करते हुए। और वो हम्म, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हाँ। हमारी प्लान्स में। तो, तो प्रणय, मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि एक ही मेट्रिक होता है कि शहर सक्सेसफुल है अगर वहां ज्यादा लोग आके रहना चाहते हैं। वरना हाँ, वरना क्या सक्सेस है? लोग अक्सर बोलते हैं यहाँ इतने लोग आ गए तो फेलियर हो गया। अरे इतने लोग आ रहे हैं क्योंकि अच्छी जगह, भाई लोग आना चाहते हैं यहाँ पे। पर साथ ही साथ में उस पर उसका एक और जो हमें समझ भी आता है कि आसपास के लोगों, आसपास की जगहों में कुछ फेलियर है, तभी यहाँ पे हाँ, भी आ रहे हैं शायद लोग हाँ, वो ज्यादा। भी एक, हाँ, एक रिलेटिव रिलेटिव, एक होता है, हाँ, रिलेटिव, हाँ, एक करेक्ट रिलेटिव करेक्ट ग्रोथ है कि कोई एब्सोल्यूट पैमाना तो नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली बाकी जगह से अच्छा है तो लोग आ रहे हैं, पर अच्छा तो है। एग्जैक्टली, डेफिनेटली, आई एग्री। वही, तो उसी से ये घनत्व और क्यों लोग इस तरीके से एक शहर में आना चाहते हैं और क्यों लोग इसको बुरा समझते हैं, इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इसी मुद्दे पर आते हैं पहले कि अंजलि, पहले तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आप शहरी प्लानिंग से कैसे जुड़ी? आपको क्या हमेशा से रुचि थी? आपको शहरों को देखती थी और ऑब्जर्व करती थी इस तरीके से, या फिर आप पढ़ाई की तब इंटरेस्ट हुआ? तो ये शहरी प्लानिंग बेसिकली क्या होती है, क्या मुख्य स्टेप्स होते हैं इस प्रक्रिया में, इसके बारे में थोड़ा समझाएंगे तो बहुत मदद होगी। तो ये तो दो प्रश्न है। पहला वाला जो प्रश्न है, नहीं, मैंने ऐसे तो कोई कुछ था नहीं। मैं अपने आप बहुत छोटे शहर से आती हूँ, शिमला से, और पहले मैंने अपने 21-22 साल वहीं बिताए हैं। और वो इतना छोटा शहर है, 2 सड़कें हैं उधर और थोड़े से घर हैं, थोड़े से लोग हैं, गाड़ियां अभी होती नंबर नहीं। 1 है स्मॉल सिटीज की लिस्ट में, बाय द हाँ वे। बिल्कुल। कल परसों में रैंकिंग आई है तो मेरे को यस याद है। यस। हाँ, पर वहां पे क्वालिटी ऑफ लाइफ फिर भी रिलेटिवली बेटर है। अच्छी है, अभी हाँ। तक गाड़ियां शहर के अंदर नहीं छोड़ी गई हैं, सबको अपने पैर हम्म, पैर इस्तेमाल करने, चलना है सब जगह, तो हम्म, अच्छी है क्वालिटी ऑफ लाइफ रिलेटिवली। हम्म, तो हम्म, मैं क्यों इंटरेस्ट हुई, क्योंकि मैं जब कॉलेज गई तो वैसे तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहती थी, पर इकोनॉमिक्स के वहाँ पे मेजर्स नहीं थे मेरे कॉलेज में, तो ज्योग्राफी पढ़ना शुरू की। वहाँ से फिर ओके, चंडीगढ़ आए, मास्टर्स किया ज्योग्राफी में। उस समय मास्टर्स करके भी कोई काम नहीं मिलता था, तो क्या करें उस समय। फिर सोचा चल, एक ये लाइन दिखी कि अगर जोग्राफर्स, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट को प्लानिंग में एडमिशन मिलती है। और उस समय 2 ही स्कूल थे, अभी भी ज्यादा नहीं है। एक स्कूल और प्रीमियर इंस्टीट्यूट था, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली, वहाँ पे हमें एडमिशन मिल गई। वहाँ पे हमने 1.5 साल का कोर्स किया और अपना काम शुरू किया उसके बाद। तो ये तो पहले प्रश्न का जवाब है। दूसरा, अगर आप शहरी योजना के क्या स्टेप्स होते हैं उसके बारे में अगर आप मुझसे पूछें, तो मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताती हूँ स्टेप्स क्या हैं। क्या होने चाहिए वो एक और प्रश्न है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले हर शहर की, जिसको आपने उद्देश्य बोला, उस एक्चुअली पहले जब हम शुरू करते हैं तो शहर की आर्थिक स्थिति को देख के हम बोलते हैं कि इसकी विजन क्या होनी चाहिए। प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक होती है, तो 10 या 20 साल में हम अपने शहर को कहाँ देखना चाहेंगे, तो उसको हम पहले तय करते हैं। उसके बाद इस विजन को लेके 2 या 4 लक्ष्य या गोल्स डिसाइड करते हैं कि इन गोल्स के हिसाब, ये हमारे गोल्स होंगे अगर हम इस विजन को अचीव करना चाहेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले देखते हैं कि शहर की
पॉपुलेशन, जनसंख्या कितनी है, इस समय कितनी है, और अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो 10 या 20 साल में कितनी हो जाएगी। तो 20 साल में आप रख लीजिएगा, हमारे बैंगलोर में अभी 8 मिलियन है, 20 साल में हम बोल रहे हैं 20 मिलियन हो जाएगी। तो इस 20 मिलियन की आबादी को एक पॉपुलेशन प्रोजेक्शन करते हैं, उसको हम फिर अकोमोडेट करने के लिए क्या-क्या शहर को करना चाहिए, कितनी ये 20 मिलियन लोग जो हैं ये कहाँ रहेंगे, इनके लिए कैसे हम व्यवसाय बढ़ाएंगे, इनको अकोमोडेट करने के लिए, इनके लिए कितना पानी चाहिए, कितनी सड़कें चाहिए, कितने स्कूल चाहिए, कितनी हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए। ये सब हम पॉपुलेशन को प्रोजेक्शंस करके उसके ऊपर हम सब तय करते हैं। इसके लिए हम एक बहुत बड़ा एनालिसिस या विश्लेषण करते हैं, जिसको हम ज़्यादातर वो जो विश्लेषण होता है वो स्पेशल होता है। तो इंडिया में जो प्लानिंग होती है इसको हम कहते हैं लैंड यूज प्लानिंग। और मतलब ये भूमि का इस समय कैसे उपयोग हो रहा है और भविष्य में इसका उपयोग कैसे होना चाहिए वो तय करते हैं। और इसमें ये एक कॉलोनियल टाइम्स से ये चल रहा है। सो ज़्यादा जो इसका फोकस है वो है इकोनॉमिक। तो अगर हम जमीन को भी देखते हैं, भूमि को भी देखते हैं, तो ज्यादा हम उसको उसके इकोनॉमिक लेंस से देखते हैं कि, और ये एक कॉलोनियल टाइम्स में शुरू हुआ था, बिकॉज उस समय सब इट वाज ऑल अबाउट एक्सट्रैक्शन। तो उसको हम लेके चल रहे हैं और उसी के साथ हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये एक वीकनेस है। पर अगर आप जैसे भूमि को भी ले लें, पहले तो कॉलोनियल टाइम से पहले मुगलों के टाइम पे या राजाओं के टाइम पे ऐसा नहीं था? आपने बताया अपने आप ही जब हम शुरू हुए कि पहले तो हमें बहुत कुछ मालूम था, हमें सड़कें और सब कुछ बनाना चाहते थे, हम प्लानिंग करते बिल्कुल, थे। ठीक। उसके बाद नहीं, ये ब्रिटिश के टाइम में ये सारा चेंज शुरू हुआ। और अनफॉर्चुनेटली जब हम इंडिपेंडेंट हुए, हम वही टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट जो उस समय ब्रिटेन में था वही हमने अडॉप्ट किया। तो उसी वही एक्ट हम आज के टाइम समय में भी उसी एक्ट के साथ चल रहे हैं। थोड़ी बहुत इधर उधर अमेंडमेंट्स हुई हैं, इसीलिए हम लैंड यूज प्लानिंग करते हैं। पर जो भूमि है उसकी एक सोशल वैल्यू मूल्य होता है, एक इकोलॉजिकल मूल्य होता है, वो हम किसी भी समय प्लानिंग में हम ज्यादा कंसिडर नहीं करते। उसके बारे में अब चर्चाएं हो रही हैं, पर अभी तक हमारे जो लॉज हैं उनमें नहीं आता। तो ये सब जनसंख्या को देख के प्रोजेक्शन करके फिर हम ये तय करते हैं कि भूमि का उपयोग कैसे होगा। तो जो हमारी मास्टर प्लान्स हैं वो सब एग्जिस्टिंग लैंड यूज और प्रपोज्ड लैंड यूज के आसपास रहती हैं। ऑफ कोर्स जो वो हम लैंड यूज बोलते हैं उसको फिर हम उसका नियम बनाते, नीतियां बनाते हैं, नियम बनाते हैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना। अब एक तरह की भूमि लैंड मैनेजमेंट पे भी थोड़ा बहुत एनालिसिस करते हैं, पर ज्यादातर ये भूमि इस समय कैसे उपयोग हो रही है और कैसे होगी उसके ऊपर ही हमारा फोकस रहता है। और ये एक काफी बड़ी वीकनेस है हमारे प्लानिंग में। गॉट इट। मेरे पास एक मिलता हुआ सवाल था एक्चुअली, क्योंकि मैं तो ये फील्ड से नहीं आता और हम एज ए इंजीनियर ना हमेशा जब खूब सारी चीजें देखते हैं तो हम हमेशा नेटवर्क थ्योरी उसमें लगाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे को हमेशा लगता है कि जैसे हम शहर में एक आंकड़ा हमेशा देखते हैं कि कितने लोग हैं, यानी नंबर कितना है, लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि किसी भी चीज की वैल्यू उसकी संख्या में नहीं होती है, उसके घने होने में नहीं होती, उसके जाल में होती है कि वो आपस में कनेक्टेड कितने हैं। ठीक है, तो कनेक्शन होने से वैल्यू इज n स्क्वायर, जबकि नॉर्मल वैल्यू विल बी n। तो आप देखेंगे तो 10 चीजों की वैल्यू जो वो अगर आपस में जुड़ी हुई है तो 100 है, क्योंकि 100 कनेक्शन बन सकते हैं। लेकिन अगर वो आपस में बिखरे हुए हैं तो उनकी वैल्यू सिर्फ 10 है। तो उसी तरह मुझे लगता है कि यही किसी शहर में भी अगर शहर के लोग आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, एक दूसरे से मिल नहीं सकते आसानी से, गलती से नहीं मिल सकते कभी कभी, तो ये जो चीज है कि आपस में उनका टकराव कैसे होता है, मिलना कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है शहर का। और कहीं कहीं पे ऑब्वियसली हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जिससे मिलेंगे, पब्लिक स्पेसेस बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। लेकिन प्लानर्स को ये चीज साइंटिफिकली ये कोई एम होता है क्या शहर का कि हम इसका कुछ कनेक्टिविटी इंडेक्स इतना बनाएंगे इस शहर का, ऐसा सोचते हैं?
कनेक्टिविटी इंडेक्स जो टर्म है वो तो नहीं हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते, पर ये ज़रूर है कि शहर के जो हिस्से हैं, उनको कैसे कनेक्टेड रखना है, और जो नेटवर्क्स हैं हमारे, वो तो हमें सोचना ही पड़ता है, चाहे वो सड़कों के अच्छा। नेटवर्क्स हैं, चाहे वो पानी के नेटवर्क्स हैं, सैनिटेशन के नेटवर्क्स हैं, वो तो हम कनेक्टिविटी सोचते हैं। बनाते हैं, ठीक। सोचते हैं। और हम्म। पर उसमें भी जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि इसमें फोकस भूमि पे है ज़्यादा, लैंड पे है, तो उसके लिए कितनी ज़मीन चाहिए, कितनी भूमि हमें एलोकेट करनी है, बस हम्म। इतना ही ध्यान देता है, इत, और इससे ये ठीक ठीक। ज़्यादा ध्यान क्योंकि नहीं देता। हमेशा ऐसा हो सकता है कि एक ही शहर में लैंड यूज से लोग तो हैं, लेकिन हम एक ही शहर के बीच में आइलैंड्स बना दें लैंड के, तो फिर वो हाँ, एक ही शहर जैसा लगेगा, लेकिन वो उतना अच्छा शहर नहीं होगा जितना कि एक दूसरा शहर जिसमें ज्यादा कनेक्टेड हैं लोग। हाँ, तो वो एक एक स्केल की वीकनेस हो बात है। जाएगी। हाँ, और हाँ, स्केल की भी बात है। स्केल की भी बात है। ठीक। नेबरहुड्स की बात है कि आप अपने हम्म। नेबरहुड्स जो हैं वो कैसे डिज़ाइन करते हैं, उनको कैसे कनेक्टेड रखते हैं, और हम्म। कैसे उनको आप डिज़ाइन करेंगे तो वो एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड होने चाहिए। कुछ तय तक तो होता भी है, पर ज़्यादा हम नेबरहुड लेवल पे जाके प्लानिंग की ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते। ज़्यादा हम हम्म। शहर तक ही ध्यान देते हैं। ये एक और वीकनेस है हमारी प्लानिंग का कि हम्म। एक ही स्केल के ऊपर हम प्लानिंग करते हैं। जब हम नेबरहुड लेवल पे जाते हैं तो ज़्यादा हम सोचते नहीं हैं उसके बारे में। ठीक ठीक ठीक। और एक इससे थोड़ा जुड़ा हुआ ही सवाल है कि शहर कहीं, आई मीन जैसे अमेरिका वगैरह में शहर जो है खाली लैंड पे बने, पर हुँ, हिंदुस्तान जैसे जगहों पे ऐसा थोड़ी होता है, कहीं पे भी कुछ खाली नहीं होता है, कुछ ना हुँ, कुछ हमेशा होता है जो कि शहर में तब्दील होता है। हुँ, हुँ, तो जैसा, आई मीन दिल्ली के लिए कोई रिसेंटली नंबर भी दे रहा था, कुछ 173 200 गांव हैं दिल्ली के अंदर आज की हुँ, डेट में भी। हुँ, इसी तरह हुँ, से बैंगलोर में भी, और जगहों के नाम में भी समझ में आता है, यहाँ पे नाम के आगे ऐसे हल्ली लिखा होता है जिसका मतलब हुँ, गांव होता है। हुँ, तो हुँ, ऐसे करके गांव करके खूब सारे हैं वो। अब कुछ गांव तो लुप्त हो गए हैं, लेकिन कुछ गांव हुँ, अभी भी गांव जैसे हैं, अभी भी पंचायत एरिया है। तो वो बड़ा ही ऑर्गेनिक प्रोसेस है, शहर बनता है और वो धीरे धीरे अपने शहर, जिन गांवों को शहर में तब्दील किया है उनको खाता जाता है, या फिर हाँ, उनके साथ को एग्जिस्ट कर जाता है ओवर टाइम। कुछ शहर स्लम बन जाते हैं, कुछ शहर करेक्ट। कॉलोनीज बन जाते हैं। तो ये कैसे होता है? ये प्लानिंग से होता है, ये अपने आप हो जाता है? क्योंकि शहर की प्लानिंग एक बाउंड्री तक रह जाती है और उसके आसपास के फिर जो गांव होते हैं उनमें एक थोड़ा सा, आई मीन कुछ 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 तो होता है, अभी मुझे पता नहीं क्या होता है पर कुछ होता है उस बाउंड्री पे। तो आपने जो ऑब्जर्वेशन किया है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही किया है कि जो हमारी जो बड़ी-बड़े शहर हैं, दिल्ली है, हम्म। बॉम्बे हम्म। है, बॉम्बे कम बोलिए, बैंगलोर है, यहाँ पे हम्म। बहुत सारे जिनको हम बोलते हैं अर्बन विलेजेस, ये हम्म। हैं आज के तो ये कैसे आ जाते हैं, कई ऐसे, जैसे आपने ठीक बोला, शहर जब बड़ा होता है, तो वो बड़ा होते-होते जो आस-पास की आबादी है, गाँव की आबादी, उसको खा जाता है धीरे-धीरे। हम्म। पर जब हम्म। वो खाता है तो एक ही समय में उसको खा नहीं पाता। हम्म। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके उसमें तब्दीली आती है और वो शहर का एक हिस्सा बन जाता है। तो उस हम्म। प्रोसेस को भी एक, कभी-कभी वो प्रोसेस बहुत ही, मोस्टली वो बहुत ऑर्गेनिक होता है। और देखेंगे तो जितनी भी, जैसे बैंगलोर, अभी मेरे घर के पीछे एक जगह है विनायक नगर, अब वो एक छोटा-सा गाँव था, जैसे ही जेपी नगर बड़ा हुआ तो वो उसके साथ जुड़ गया, और बैंगलोर बड़ा हुआ उसके साथ जुड़ गया, और वो अब एक गाँव की तरह ही है। पर हम्म। ये हमें एक्चुअली अर्बन विलेजेस जो हैं अब वो काफ़ी तह तक योजना में रिकॉग्नाइज़ हो जाते हैं। और अच्छा। बैंगलोर में भी ऐसे ही है, जैसे हमारा जो प्लानिंग एरिया है जिसके लिए हम योजना बनाते हैं, उसमें 100 या 120 के करीब गाँव थे जिनकी अपनी पंचायतें हैं, और वो अब वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके बैंगलोर शहर उनको अब्ज़ॉर्ब करेगा। उनमें, और उनमें कई ऐसी सर्विसेज़ हैं जो अ, जैसे बैंगलोर अगर बढ़ता जाता है, बड़ा होता जाता है, तो उनमें भी वो सर्विसेज़ पहुँचाता जाता है, और एक टाइम आएगा जब वो बैंगलोर का पूरी तरह से हिस्सा बन जाएँगे। पर ज़्यादातर जो उनका सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक रहता है, जो सोशल फैब्रिक रहता है, वो सबसे लास्ट में उसमें तब्दीली आती है। बाकी सब आपको देखने में शायद वो अ, वहाँ पे फ्लैट्स शुरू हो जाएँ, अपार्टमेंट हम्म। शुरू हो जाएँ आने, पर जो लोग
वहाँ पे रहेंगे या उनकी जो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उसमें तब्दीली आना सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। तो हाँ, ये अर्बन विलेजेस एक कैरेक्टरिस्टिक है, सिर्फ इंडिया में नहीं पर काफ़ी ऐसे शहर हैं, एशिया के शहर हैं, लैटिन अमेरिका के शहर हैं, अफ्रीका के शहर हैं, इनमें ये बहुत कॉमन फिनोमेना है। अच्छा। हाँ, और तो अब लेकिन हम जब ये जैसे बनते हैं, जब ये गांव में तो जैसे बड़ी छोटी छोटी सड़कें होती हैं, गांव में टॉयलेट, घर में टॉयलेट्स नहीं होते, सीवेज तो होता ही नहीं है, तो फिर क्या उसको पूरा ऐसे समतल करके दोबारा बनाना पड़ता है, क्योंकि शहर के लॉज के हिसाब से तो वो ठीक घर नहीं है, तो ऐसे फिर शहरों में भी एक मैं आपको बात बताऊं कि शहर भी ऐसे ही होते हैं जहाँ पे सीवेज तो है ही नहीं। कई हम्म कई 15 to 20% कवरेज सीवेज और सैनिटेशन की है। तो पानी की भी कवरेज कम ही होती है, पर तो अब जो ये अर्बन विलेजेस हैं इनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और इनमें बेसिक सर्विस एक्सटेंशन शुरू हो जाती है धीरे धीरे। पर ज्यादातर आप जैसे बोले हैं ये आइलैंड्स की तरह ही रहते हैं काफी टाइम तक सिटी में, और शहर इनके आसपास बढ़ना शुरू हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है, ये है एक फंक्शन लैंड प्राइस का। तो अगर आप, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, अगर आप एमजी रोड में बैठे हैं, तो अभी मेरा भी मन है, या जयनगर में है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं घर जयनगर में बनाऊं या एमजी रोड में बनाऊं, पर मैं वहां अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मैं कहाँ अफोर्ड कर सकती हूँ? मैं अफोर्ड कर सकती हूँ कनकपुरा के आसपास। वहां पे लैंड का प्राइस बिल्कुल कम है, वहां खरीद के तो वहां पे मैं जाके अपना घर बना लूंगी। एक कोई बात नहीं, अगर पानी नहीं आया 2-4 साल में पानी आ जाएगा, सैनिटेशन नहीं है, आ जाएगा सब धीरे। और ये हमारा सोचने का तरीका है। तो धीरे धीरे धीरे, और इसी को हम स्प्रॉल कहते हैं, तो धीरे धीरे बैंगलोर स्प्रॉल होना शुरू हो जाएगा। फिर जो घर इधर बने थे उनको हम, जो बिल्कुल पास में है बैंगलोर के, उनको पहले फॉर्मलाइज करेंगे, फिर दूर दूर वाले घरों को फॉर्मलाइज करेंगे। तो हमारे शहर ऐसे ही बनते हैं। और आज के टाइम में ये लैंड वैल्यू का ही एक फंक्शन है, प्लानिंग का फंक्शन नहीं है। तो ये भी एक डिस्टिंक्शन है। शहर हम लोग इतने प्लान, शहर जो प्लान में लिखा गया है वैसे नहीं बनते हैं। ये एक रियलिटी है एक्चुअली। लैंड वैल्यू जहाँ पे, और वो आप रोक नहीं पा रहे हैं, हम लोग उसको एनविसाज नहीं करते हैं, उसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। एनविसाज कर भी लें तो बहुत मुश्किल है, कैसे इसको हम कंट्रोल करें। वरना हमेशा जैसे ही कोई गांव शहर के अंदर हम लेंगे तो हमको उसको पूरा समतल, जो कि पॉलिटिकली पॉसिबल नहीं है, आप लोगों के घर तो तोड़ नहीं सकते। एग्जैक्टली तो जब वो अर्बन विलेज बनता भी है तो जो वहाँ लोग रह रहे हैं वो तो वहाँ रहेंगे ही, और उनके जो स्वभाव है, उनका जो एक्सपीरियंस है, जरूरतें हैं, वो वैसे ही रहेंगी। उसको बदलने के लिए भी टाइम लगेगा। धीरे धीरे जब उन लोगों को पता लगेगा कि अब जो मेरा जमीन है इसकी वैल्यू इतनी हो गई है, तो वो भी फिर उसको बेच के फिर शहर से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि इट्स ऑल लेकिन वो अबाउट जगह की, लेकिन रियलिटी नहीं चेंज होती ना। फिर आप यही देखिए कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो वो आपकी बात सही है। जैसे मैं यहाँ आसपास में काफी जगह देखता हूँ जो गांव से शहर बनी है, तो वहां पे सिर्फ क्योंकि पैदल ही लोग चलते थे पहले, तो उनके पास में सिर्फ पैदल चलने लायक जगह होगी। फिर वही लोग, वो लोग शहर के अंदर आ गए हैं तो उनकी भी इनकम बढ़ी है, उनके पास गाड़ियां हैं, लेकिन अब वो एक तरीके की लो क्वालिटी लाइफ में फंसे हैं, जहां पे वो अपनी गाड़ी अपने घर तक नहीं ला सकते, उनको कहीं बाहर पार्क करके पैदल चल करके आना पड़ता है। कभी उनके घर पे कोई विजिटर आ जाए तो एक गाड़ी आएगी तो सामने वालों को रोकना पड़ेगा, घूम फिर के जाना पड़ेगा। तो और घर तक सीवेज आएगा ही नहीं, इवन अगर चाहती भी है सरकार लेके जाना, जगह ही नहीं है बनाने की। तो वो किस तरह से करे? फिर वो लोग सेप्टिक टैंक बनाते हैं ताकि घर में एटलीस्ट फ्लश वगैरह टॉयलेट तो लगा लें, तो लगाते हैं लोग, ऐसा नहीं, पर ये इस तरीके के काम चलाओ। लेकिन ये एक, मुझे लगता है एक तरह से फंस गए बेचारे हिस्टोरिकल रीजन से। इसका लेकिन उपाय क्या है? क्या करें ऐसे लोग? और वो कोई एक आदमी इसको कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम है। सब लोग मिलके करें तो कुछ हो सकता है। कोई एक इंसान तो डिसाइड नहीं कर सकता कि मेरे घर के सामने की सड़क अचानक से चौड़ी हो जाए। तो ये क्या करते हैं इसके लिए? इसका सोल्यूशन तो एक ही है, जो हमारी प्लानिंग है उसको हमें थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज करना है। अच्छा। क्योंकि उस एरिया, उस जो आप अभी, और वैसे ही होता था शुरू से। गांव है, गांव के जो अलग अलग पंचायत है, पंचायत में 2-4 गांव हैं, गांव में वार्ड है या तोले हैं, वो अपनी अपनी प्लानिंग करेंगे और उसके हिसाब से अपने एरिया को इम्प्रूव करेंगे। तो
जब तक हम इसको डिसेंट्रलाइज नहीं करें, एक जैसे अब मेरे जेपी नगर है, एक वार्ड 115 है, तो इसमें जेपी नगर में 115 कोई भी वार्ड आप समझ लीजिएगा, इसमें कई ऐसे एरियाज हैं जो अर्बन विलेजेस हैं, ठीक है। तो इस वार्ड की अगर हमने पूरी तरह से हम इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना चाहेंगे, तो हमें एक उस दृष्टिकोण से चलना पड़ेगा, नीचे से ऊपर। और जब तक हम वो दृष्टिकोण नहीं लेके आएंगे तो हम इसको इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। अगर हम ऊपर से नीचे, जो हमारी आज की योजना चलती है हमेशा ऊपर से नीचे एक दृष्टिकोण से चलती है, तो उन्हें तो नीचे नजर भी नहीं आएगा, और नजर आ भी गया तो समझ नहीं कर पाएंगे कि ये हो क्या रहा है नीचे की तरफ। तो और क्या करें उनके लिए। हाँ, और क्या करें फिर, ठीक है। तो ये तो बहुत लॉजिकल है कि जब तक हम इसको ग्राउंड अप, जिसको क्या हम कहते हैं बॉटम अप प्लानिंग या ग्राउंड अप प्लानिंग को हम शुरू नहीं करेंगे, हमें समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि जिस इंसान के स्ट्रीट पे घर के सामने उसकी स्ट्रीट लाइट नहीं काम कर रही है, वो उसी को पता है, या उस सड़क पे जितने लोग हैं उनको मालूम है। जो 3 सड़कें दूर हैं उन्हें भी नहीं मालूम है। तो जब तक वो आवाज नहीं आएगी कि मेरी जो सड़क है उसकी उस पे लाइटें नहीं है, अंधेरा है, यहाँ पे सेफ्टी नहीं है रात को, तब तक उस आवाज को आप कैसे कोई अंदाज दे पाएंगे। तो प्लानिंग में तो नहीं दे पाएंगे। तो ये जो ग्राउंड अप प्लानिंग है, नीचे से ऊपर एक दृष्टिकोण है, ये हमारी प्लानिंग में बिल्कुल है ही नहीं आज के दिन में। इसके बारे में हम बात किए हैं, इसके बारे में रूल्स बने हैं, स्ट्रक्चर्स बने हैं, गवर्नेंस में बहुत बातचीत होती है, पर वास्तव में कोई काम नहीं हुआ है। तो ये एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है। तो ये एक और चीज मुझे समझनी थी। हम लोग बात कर रहे थे इसे डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की, आप कह रहे थे बात, और वही बात आती है जैसे अमेरिकन स्कूल ऑफ प्लानिंग एक बहुत इन्फ्लुएंशियल स्कूल रही है इन सब अर्बन प्लानिंग में। तो जैसे जेन जेकब्स वगैरह का नाम मैंने भी पढ़ा है, जबकि मैंने अर्बन प्लानिंग तो सीखी नहीं है। तो क्या है, क्या मुख्य स्तंभ है इस स्कूल ऑफ प्लानिंग के? और आपने ये भी लिखा है कि ये स्कूल ऑफ प्लानिंग भारत के लिए सटीक नहीं है, तो ऐसा क्यों और लिखा है आपने? कुछ उसके बारे में बताइए ना। तो आपको शायद मालूम होगा कि जेन जेकब तो प्लानर भी नहीं थी, वो तो एक जर्नलिस्ट थी, पर उनके काम से काफी प्लानिंग में काफी तब्दीलियां लाई गई है कई जगहों पे, और भारत में और एटलीस्ट प्रयास किया गया है तब्दीलियां लाने का। तो वो जो आज के टाइम पे हम इंडिया में प्लानिंग शहरी योजना बनाते हैं, ये बहुत जिसको कहते हैं एक टेक्नोक्रेटिक एक्सरसाइज है। तो जेन जेकब जो थी वो इसके खिलाफ थी। वो सबसे पहले उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी स्लम क्लियरेंस के खिलाफ। तो वो कहती थी कि, और उन्होंने शुरू किया था ये एक चर्चा की, या क्या कह सकते हैं इसको, हाँ, एक वो कहती थी आईज ऑन द स्ट्रीट, जिसको हम कहते हैं वर्म्स आई व्यू। वही जो मैं अभी इससे पहले आपको बता रही थी कि जो दृष्टिकोण है ये नीचे से ऊपर, इसका कैसे हम इस्तेमाल करें, इसको कैसे हम, तो वो उसी को अहमियत देती थी। वो एक्चुअली लोगों को प्रोत्साहित करती थी कि आप अपनी कॉमन सेंस पे भरोसा कीजिएगा, और उस कॉमन सेंस पे भरोसा करके अपनी शहरी योजना में भाग लीजिएगा, या अपने शहर को के विकास में, अपने शहर के विकास में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करती थी। पर और ये सब विचार उन्होंने अपनी एक किताब है डेथ एंड लाइफ ऑफ द ग्रेट अमेरिकन सिटी, उसमें ये 1961 में आई थी। उस समय जो प्लानिंग हो रही थी, और उसी समय अगर आप सोचें तो चंडीगढ़ शहर भी उसी समय बना था। उस समय ये जो शहर बनते थे इसको बोलते थे बर्ड्स आई व्यू, ऊपर से कैसे देखेंगे शहर, कैसे दिखना चाहिए ऊपर से, और उसी व्यू से हमेशा प्लानिंग करते थे। तो ग्राउंड की कोई ज्यादा अहमियत नहीं देती थी। ये कहती थी, जेन जेकब कहती थी कि आप लोग आईज ऑन द स्ट्रीट रख के फिर शहर की प्लानिंग कीजिएगा। तो ये उनके कोई विचार थे। और वो फॉर एग्जांपल शहरी योजना में सोशल कैपिटल की उन्होंने एक्चुअली रचना की थी, कि शहरी प्लानिंग में सोशल कैपिटल बहुत जरूरी है। और इस सोशल कैपिटल को अहमियत देते हुए वो कहती थी कि इससे शहर सुरक्षित बनते हैं, इससे शहर में क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। और
इस सोशल कैपिटल को रखने के लिए वो कहती थी कि शहर में जो लैंड यूज है, जो भूमि का उपयोग है, वो हमेशा मिक्स्ड होना चाहिए, जिससे मेरे घर के आसपास, इसका मतलब ये है कि जहाँ मैं रहती हूँ, मेरी ही नेबरहुड में मुझे जो डेली हमें सामान चाहिए, दूध है, न्यूज़पेपर है, छोटी-मोटी जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, वो हम हमारे ही एरिया में हमें मिलने चाहिए, जिससे हम अपनी हम अगर हमें ये कुछ भी हमें ये सामान चाहिए है, तो हम चल के जाएँ और उसको अपने हमें गाड़ी पे ना ऑटोमोबाइल पे रिलायंस नहीं होनी चाहिए हमारी। तो वो मिक्स लैंड यूज़ को उन्होंने एक शुरू किया था कि मिक्स लैंड यूज़ होनी चाहिए। उन्होंने शुरू किया था ये सोशल कैपिटल, उन्होंने शुरू किया था कि जो आइज़ ऑन द स्ट्रीट है, कॉमन सेंस है नागरिकों की, इसको हम कैसे शहरी योजना के अंदर लेके आए और ज़्यादातर जो टेक्नोक्रेटिक एक्सरसाइज है उसको थोड़ा सा ह्यूमेन बनाए। यही ज़्यादातर जेन जेकब्स की कंट्रीब्यूशन थी। और काफ़ी जगह ये शुरू हो गया है, हमारे कॉन्टेक्स्ट में भी थोड़ा बहुत शुरू हो गया है, पर हमारी एक्सरसाइजेज अभी भी बहुत टेक्नोक्रेटिक है। पर आप सहमत हैं जेन जेकब्स के बिल्कुल इस तरीके के व्यू से? हाँ। बिल्कुल और बिल्कुल। आपने जो ये बात की सोशल कैपिटल की, शायद ये बहुत बहुत जरूरी चीज है। मैं उसके ऊपर आपसे थोड़े और विचार आपसे आपके सुनना चाहता था, क्योंकि जैसे सोशल कैपिटल है, रॉबर्ट पटनम ने एक किताब भी लिखी है बोलिंग अलोन, जिसमें हम लोग दो चीज की टाइप की सोशल कैपिटल रहती है। एक होता है बॉन्डिंग कैपिटल, मतलब हमारे तबके के लोगों के साथ ही हमारी कनेक्टिविटी कैसी है, से बॉन्डिंग कैपिटल कहते हैं। और ब्रिजिंग कैपिटल दूसरा होता है, जो हमारे तबके के लोग नहीं हैं उनके साथ भी कैसी हमारी कनेक्टिविटी है, उसे ब्रिजिंग कैपिटल कहते हैं। तो सोशल कैपिटल में का ये आइडिया था कि दोनों को बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक ही तरीके के लोगों के साथ रहेंगे तो वो शायद फुलफिलिंग सिटी नहीं होगी। तो मेरा सवाल इसी सोशल कैपिटल से जुड़ा हुआ था, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हमारे शहरों में ये ब्रिजिंग कैपिटल खासकर बहुत ही कमजोर है। एक हम लोग देखते हैं कि अगर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स होगा भी तो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में शायद बॉन्डिंग कैपिटल हो, लेकिन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बाहर लोग ज्यादा एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते, जानते नहीं। तो क्या कहाँ हम लोग इसमें मात खा रहे हैं? एक और बात कही जाती है जैसे कि ज्यादातर लोग बाहर से आ रहे हैं शहर में क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो उस वजह से या तो लोग रेंट पे रह रहे हैं, तो रेंट पे रहते हैं तो इतना मोटिवेशन नहीं रहता कभी कि उस जगह को 10-20 साल में बेहतर होना है, उसके लिए क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा समय, राइट? तो इस वजह से भी शायद ब्रिजिंग कैपिटल कम हो जाता है। तो आपकी क्या विचार है इसमें? हम लोग कहाँ मात खा रहे हैं? क्या हम लोग ब्रिजिंग कैपिटल बढ़ाने के लिए कुछ कर सकते हैं भारत में? ओके, अगेन आपका तो क्वेश्चन थोड़ा बहुत बीच में आवाज बहुत कट रही है, तो लेकिन या बट आई थिंक समझ आपको आई। हाँ मजमून समझ गया। हाँ हाँ हाँ, हाँ तो थोड़ा बहुत मुझे एक्चुअली मैं पूरी तरह आपसे सहमत नहीं हूँ कि जो हमारे शहरों में है वो ब्रिजिंग कैपिटल और बॉन्डिंग कैपिटल, ब्रिजिंग कैपिटल कम है, नहीं, कम हुआ है, पर वेरी रीसेंट पास्ट में, थोड़े से अच्छा रीसेंट अगर, क्योंकि और ये जो अपार्टमेंट का आपने उदाहरण दिया है, ये तो हमारे शहरों में अपार्टमेंट्स हैं, ये तो एक नया बिल्ट फॉर्म है, शुरू से तो हमारे था ही नहीं कभी। तो हमारे शहरों में बॉन्डिंग कैपिटल एज वेल एज ब्रिजिंग कैपिटल क्यों बहुत ही स्ट्रांग रहा है, हमेशा हमेशा से। आज के टाइम पे आप क्या देख रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक बोले हैं प्रणय कि बहुत से लोग बाहर से आते हैं, फिर जो ओनरशिप होता है वो उतना ही कम होता है। जो लोग ओनरशिप लेते हैं अपनी अपनी जगह की रहने की, फिर वो उसका प्रयास करते हैं कि उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें। पर हमारे शहरों में हमारा, क्यों मैं बता रही हूँ कि बॉन्डिंग एंड ब्रिजिंग कैपिटल हैज हमेशा से काफ़ी ज़्यादा रहा है, क्योंकि हमारे शहर हमेशा से मिक्स्ड लैंड यूज शहर रहे हैं। हमें ये जो हम बताते हैं अभी, जो हमारी प्लानिंग चलती है, जिसे हम रेजिडेंशियल एरियाज को एलोकेट करते हैं, व्यवस्था कमर्शियल को, ये एक कॉलोनियल वे ऑफ थिंकिंग है। हमारे तो शहर, अगर आप सोचे बनारस का ले लीजिएगा, हर शहर में
आपके हमारे नीचे दुकानें होती हैं, ऊपर घर और होता ऊपर है, लोग रहते हैं, हाँ हम्म, ठीक है बिल्कुल। ना। आगे इससे दुकान ज्यादा मिक्स होगी, तो नहीं कर सकते। हाँ हम्म, आगे दुकान है, पीछे घर है। तो बिल्कुल। हमारे तो हमेशा ही घर हमारे हमारे मिक्स लैंड यूज है, और इसीलिए हमारी उस मिक्स लैंड यूज के ऊपर जब हम ये नया मॉडल ऑफ लैंड यूज रखते हैं, तो फिर हमारे उसमें हम केओस क्रिएट किया है। हम प्लानर्स नहीं है, हमारी ही गलती है उसमें। और जिस तरह से ये मिक्स लैंड यूज थी, उसमें सोशल कैपिटल किसी भी किस्म का है वो हमेशा ही स्ट्रांग रहता है। तो ब्रिजिंग एंड बॉन्डिंग कैपिटल हमेशा से ही रहा है। अब जब हम हमारे शहर ज्यादा जेंट्रिफाइड हो गए हैं, एक एरिया ऐसा है जहाँ पे आईटी सेक्टर ही रहता है, आईटी सेक्टर का के पास सैलरीज ज्यादा है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो धीरे धीरे अलग होती गई हैं, लाइफ से वो जो एक्सपेक्टेशंस है वो अलग हो गई हैं। तो फिर उनको केटर करने के लिए एक मार्केट आती है, तो वो आस्ते 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 शहर जो है जेंट्रिफाई हो जाता है, और उससे आपका ब्रिजिंग कैपिटल कम होता है। पर देखने को आए तो चाहे आईटी सेक्टर है, चाहे कोई रिच एरिया, कोई अमीर एरिया है, कोई गरीब एरिया है, सब लोग को हमारे शहरों में जो एक कॉन्सेप्ट है ऑफ डोमेस्टिक हेल्प, वो बहुत स्ट्रांग है, और वो आसपास ही होना चाहिए। तो इन सम सेंसेस मुझे लगता है, चाहे आप अपार्टमेंट में रहते हैं, चाहे आप बाहर रहते हैं, हमारा बॉन्डिंग जो हमारा सोशल कैपिटल है वो अभी तक काफी इंटैक्ट है। कई एरियाज में वो डिस्टर्ब हो गया है, पर इतना बुरा हाल नहीं है हमारा अभी तक। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। पर मतलब जो हम लोग, आपने कहा कि मिक्स यूज प्लानिंग तो पहले से रहा है, तो तब तो प्लानर शायद इतने कॉन्शियसली प्लान होता नहीं होगा, तो अर्बन प्लानर्स ने आके चीज बिगाड़ दी, तो फिर हमें प्लानिंग की जरूरत ही क्या है? नहीं, एक्चुअली जब हमारा मिक्स लैंड यूज था तो बहुत कॉन्शियस प्लानिंग थी। जो अच्छा। गड़बड़ हुई है वो है कि एक फॉरेन कॉन्सेप्ट को लाके हमने, जो किसी किसी कॉन्टेक्स्ट में उसका जन्म हुआ था, वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ था, उसके बाद आप शहर को ब्यूटिफाई करना चाहते थे, तो आप यूजर्स को सेपरेट करना शुरू कर दिया है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज करने के लिए। पर उस कॉन्टेक्स्ट में वो उसका जन्म हुआ था, उसको लाके हम यहाँ पे थोप दें, तो उसमें हमने हमारा एक प्लानर्स का नेगेटिव हिस्सा रहा है। पर काफी हद तक प्लानिंग प्रोफेशन भी वर्ल्ड ओवर आगे बढ़ गया है, और हम लोग पर हमारे जो हैं वो जो हमारे एक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा अभी चेंज होना है और चेंज करना है, उसकी बहुत जरूरत है। पर नहीं आपको लगता है जैसे लंदन जो है वो एक काफी सक्सेसफुल ही शहर है, मतलब मॉडर्न टाइम के पूरी दुनिया में पहला शहर जिसने 10 लाख की पॉपुलेशन आई थिंक सन 1600 में ही हो गई थी उनकी कभी, राइट? तो 300-400 साल पहले वो लोग 10 लाख की आबादी क्रॉस कर गए थे, और उन्होंने काफी, जिसको कहते हैं स्लम से लेके पुराने उनके यहाँ पे भी गांव थे जो कि शहर में आए, और उन्होंने उन सब चीजों को निपट के 200 साल पहले लंदन अंडरग्राउंड भी बना लिया उन्होंने। उनकी सीवेज सिस्टम्स 200-300 साल पहले के आज तक काम कर रहे हैं। तो अगर हम उनको हम दोष दे रहे हैं तो हमारे यहाँ पे एटलीस्ट लंदन जितना बुरा शहर तो होना चाहिए था। नहीं, हम उन्हें दोष नहीं दे सकते। वो प्लानिंग उस समय बिल्कुल ठीक थी। दोष हमारा ही है जो हम उसको लेके आ गए और हम वो बोल रहे हैं हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। एक्चुअली लंदन ही नहीं, हमारे भी, आपने अपने यहाँ भी जब शुरू किया था बात, तो हमने हमारे कितने ऐसे शहर थे हमारे बिल्कुल हम्पी, जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाम से जाना जाता है, और काफी उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी भी थी, और प्लानिंग अगर आप उससे आज के जमाने में अगर आप उसको पढ़ेंगे विजयनगर एम्पायर को, तो आपको उससे काफी कुछ हमें सीखने को मिलता है प्लानिंग। अभी जाएं भी तो एकदम वो शहर का आकार देख सकते हैं। वन ऑफ द फ्यू सिटीज जो कि अब आर्कियोलॉजिकल साइट है, पर आपको शहर की तरह पूरा चल के देखना पड़ता है। ऐसी कोई एक नालंदा जैसी टूटी जगह नहीं है, वो एकदम दिखता है कि शहर कैसे रहते होंगे लोग। तो ऐसी बात नहीं है, पर ये जरूर है कि हम कहीं फंस गए हैं, हम कहीं अटक गए हैं इस प्रोफेशन में, और इसको वो जो हमारे जिस चीज पे हम अटके हैं उसको हटाना बहुत जरूरी है, और उसमें हम थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। लेकिन कहाँ पे, जैसे क्योंकि आपने कई बार जिक्र किया जो कॉलोनियल लॉज भी थे, तो कॉलोनियल लॉ उस समय ब्रिटेन में भी चल ही रहे होंगे। हाँ, तो पर उन लोग ने चेंज कर लिया है ना।
उन्होंने चेंज कर लिया। हम लोग नहीं चेंज कर पा रहे, और उस पे जितनी भी चर्चा करें वो चेंज करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। पर होना चाहिए, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। ये तो नहीं, हाँ, होना तो चाहिए चेंज। बिल्कुल। हाँ, और आपने जैसे कहा अब तब उस समय तो जैसे इंडस्ट्रीज इतनी बन रही थी, इंडस्ट्रीज में कोयला यूज हो रहा होगा, कितना पोल्यूशन हो रहा होगा, तो इसीलिए उन्होंने सोचा होगा ठीक है शहर इंडस्ट्रीज बाहर होनी चाहिए या फिर लोग वहां पे नहीं रहना चाहिए। और लेकिन आज जैसे हम लोग बैंगलोर में देखें, अगर आईटी इंडस्ट्री ही ज्यादा या सर्विसेज जनरली दे रही है, तो सर्विसेज तो कहीं भी हो सकती है, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि वो एक कोने में हो। पर फिर भी हम लोग अभी भी सोचते हैं जैसे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन एसईजी टाइप का होना चाहिए, कोने में होना चाहिए। तो वो तो समझ में ही नहीं आते। और मिक्स यूज प्लानिंग के लिए तो आईटी इंडस्ट्री काफी अच्छे से बैठ सकती है ना उसके ऊपर। हाँ, नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, पर अगेन अगर आप उसे रेजिडेंशियल एरियाज के साथ कंबाइन करना चाहते हैं तो उसका स्केल ऐसा होना चाहिए कि वो रेजिडेंशियल लाइफ को डिसरप्ट ना करे। तो अगर मेरी बगल में ही एक बहुत बड़ा टेक पार्क आ जाता है और उसकी 20 गाड़ियां रोज शाम को बसें खड़ी हैं वहां पे, और उसके वजह उसकी पोल्यूशन, नॉइज और एयर पोल्यूशन से मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है, तो हम कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। पर ये है कि कोई भी आप डेवलपमेंट देखें तो उसको कॉम्प्रिहेंसिवली प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री, ये हम हमारे जो पुरानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जैसे जमशेदपुर इज मतलब बहुत एक टिपिकल टाउन है जो बहुत अच्छी तरह से प्लान हुआ है, और वो स्टील इंडस्ट्री के साथ ही प्लान हुआ है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो हम अगर पास्ट में भी देखें तो उससे सीख सकते हैं। पर एक जो बहुत बड़ी इस समय प्रॉब्लम है कि जो हमारी अर्बनाइजेशन है वो इस स्पीड से चल रही है इस समय कि उसको कंट्रोल करना, उसको स्टीयर करना, उसमें कोई किसी का एक्सपीरियंस नहीं है। तो जब तक हम थोड़ा सा इनोवेटिवली नहीं सोचेंगे और उस सोच को एक्शन में नहीं बदलाएंगे तो ये बिल्कुल गड़बड़ का काम है। तो बेसिकली हमारी प्लानिंग हमेशा जो नेचुरल स्पीड ऑफ ग्रोथ है उससे काफी पीछे है। तो जैसे आप अभी बोल रहे थे कि हम सोच रहे हैं कि बैंगलोर जो है वो 1.25 करोड़ से 2 करोड़ कैसे हो, और मैं तो प्रणय से बोलता हूँ हमें सोचना चाहिए 10 करोड़ कैसे हो। क्योंकि मुझे लोग मार देंगे बैंगलोर में। अरे मतलब मुझे लगता है 2 करोड़ में इतना शोर है, पर मुझे लगता है कि फ्यूचर तो यही होना चाहिए कि अगर हम सोचें कि अगर हिंदुस्तान का कोई मून मिशन धरती पर हो सकता है तो मुझे लगता है हमको सोचना चाहिए कि हम अच्छा 10 करोड़ का शहर कैसे बनाएं। जरूरी तो नहीं है ना कि 10 करोड़ का शहर बुरा ही होना चाहिए। और वो एक तरीके का इंडिया का स्पेस प्रोग्राम लायक होगा, क्योंकि दुनिया में आज तक कोई ऐसा बना नहीं है। तो ये कोई स्पेस शटल से बनाने से ज्यादा कोई कम मुश्किल काम नहीं है, कोई ऐसा आसान नहीं है। तो पर हमको सोचना चाहिए ना। अगर हम सोचे कि अरे ये तो हमें करना ही नहीं है, और फिर वो गलती से हो ही जाएगा फाइनली, और फिर हम बोलेंगे देखो ये क्या हो गया। हाँ, बिल्कुल ठीक बोले आप। ठीक है। तो ठीक से सोच समझ के कर ले कि झिझकते झिझकते उसके बाद उस सर पकड़ के करें। चॉइस है। चॉइस। पर ऐसा क्यों है अंजलि, जनरली ऐसे ये जो डेंसिटी है उसको इतना नकारात्मक रूप से क्यों देखते हैं हम लोग? ऐसे क्यों सोचते हैं कि अरे बैंगलोर और लोग आ गए बैंगलोर में तो बैंगलोर खराब हो गया उस वजह से। लेकिन क्योंकि उसकी वजह से तो बहुत सारी अच्छी चीजें भी हुई ना। तो और आपके विचार से मतलब कोई शहर का सही साइज होता है क्या? मुझे तो लगता है ऑर्गेनिक है, जैसे आप कह रहे थे, आप दोनों बात कर रहे थे। तो क्यों ऐसे ये धारणा क्यों है हमारे मन में? एक्चुअली डेंसिटी को लेके तो डेंसिटी और बिल्ट फैब्रिक ये 2 चीजें हैं। तो डेंसिटी को लेके जो कॉम्पैक्ट सिटी है उसके लिए तो मेरे ख्याल कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं है। शहर डेंस होना चाहिए, ऑप्टिमल डेंसिटी होनी चाहिए, जिससे लोग एक दूसरे पे, उनके घर एक घर दूसरे के ऊपर ना चढ़ के बने, पर ऐसी तरीके से बने हैं साथ साथ में कि हवा भी आ रही है, लाइट भी आ रही है, और हमारे को स्ट्रीट की एक्सेस भी है। वो तो होनी चाहिए। लेकिन जो हाई राइज है उसके लिए डेफिनेटली एक नेगेटिविटी है, और वो नेगेटिविटी गलत नहीं है। तो मैं आपको समझाती हूँ इसमें। डेंसिटी आप लो राइज या मिड राइज से भी अचीव कर सकते हैं। अच्छा। जरूरी नहीं है कि डेंसिटी के लिए आपको ऊंचे शहर बनाने हैं।
हाई राइज जाना है। हम्म, जिस समय हमें ये एक समय पर ये थिंकिंग थी कि डेंसिटी और हाई राइज इकट्ठे मतलब देयर इज ओनली एक ही तरीका है, पर आज के टाइम पे नहीं है। आप लो राइज और मिड राइज को जाके में रह के भी आप डेंस नेबरहुड्स या डेंस सिटी बना सकते हैं। हाई राइज के अगेंस्ट क्यों है, मतलब के खिलाफ क्यों है आज के दौर पे, क्योंकि आप अब जानते ही होंगे कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। रेजिलियंस, जो शहर है वो रेजिलियंट होने चाहिए। तो अगर आप हाई राइज देखेंगे तो कोई भी हाई राइज स्ट्रक्चर को उसका जो इम्प्लीकेशंस हैं क्लाइमेट के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा है। उनको मेंटेन करने के लिए एनर्जी वो कितना यूज़ करती हैं, और उनको मेंटेन करने के लिए बहुत ही इम्प्लीकेशंस हैं क्लाइमेट चेंज पे। तो इसलिए आज के टाइम पे जब क्लाइमेट चेंज काफ़ी सेंट्रल हो गया है सिटी प्लानिंग के लिए, और रेजिलियंट सिटीज एक उद्देश्य बन गया है, उसमें हम कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्चुअली हाई राइज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लो क्योंकि आप राइज ग्रेविटी के अगेंस्ट काफी जा रहे हैं लो हमेशा, तो राइज आपको और एनर्जी लगेगी। हाँ, लो राइज और मिड राइज को आप एज अ बिल्ट फॉर्म रख के आप डेंसिटीज अचीव कर सकते हैं, और ये एक डिजाइन का मुद्दा है। और इसमें अगर हम शहर अपने डिजाइन ठीक से करें तो ये बहुत अचीवेबल है। तो डेंसिटी तो होनी चाहिए, क्योंकि जो आपके कॉम्पैक्ट शहर हैं उनको चलाना भी आसान रहता है, उनको मैनेज करना भी आसान रहता है। उसमें अगर आपका स्प्रॉल नहीं है तो जैसे हम सोशल कैपिटल की बात किए हैं वो भी ठीक रहती है, शहर सेफ रहता है, शहर सुरक्षित रहता है। पर उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको हाई राइज जाना है, जाना नहीं चाहिए इस टाइम पे। इस समय जो ये डिबेट्स हैं अभी चल रही हैं, ये डिबेट्स बिल्कुल कंक्लूसिव नहीं है, पर काफ़ी एविडेंस है हमारे पास कि हाई राइज जो है उससे काफ़ी क्लाइमेट चेंज और रेजिलियंस पर इम्पैक्ट होता है। कैसे? पर लेकिन मुझे एनर्जी, तो लगा था ये एकदम विपरीत होगा, क्योंकि जैसे अगर हम लोग लो राइज बनाए अपार्टमेंट्स, तो हम लोगों को सेम लोगों को वहां पर रखने के लिए ज्यादा जमीन चाहिए, ज्यादा कंस्ट्रक्शन चाहिए, सब कुछ ज्यादा चाहिए, गाड़ियां भी चाहिए शायद, क्योंकि आसपास नहीं होंगी चीजें। लेकिन अगर एक ही हाई राइज में उतने ही लोग हम लोग अकोमोडेट कर सकते हैं, तो एनर्जी कंजम्पशन कम नहीं होगा? नहीं कम प्रणय, तो जैसा मेरे को समझ में आया कि आप जितना ग्रेविटी को तो आपको ओवरकम करना ही पड़ेगा ना, तो लोगों को ऊपर नीचे जाना है, पानी को ऊपर लेके जाना है लोगों के लिए, तो दोनों के लिए आपका एनर्जी तो, लेकिन मैं इसमें एक फर्क करूंगा, मुझे लगता है कि एनर्जी एफिशिएंसी में फर्क हो सकता है, पर अगर आपका एनर्जी क्लीन है तो क्या नुकसान है? हाँ, ये सब डिबेट्स हैं, इन डिबेट्स को काफी आजकल, पर जो मैं जो जिस तरह समझती हूँ, तो जैसे प्रणय आप बोल रहे थे कि जो लो राइज है, मिड राइज है, वो एक डिजाइन का मुद्दा भी हो जाता है कि इन एरियाज में आप फिर सड़कों पे कितना ध्यान देंगे, कितना एरिया सड़कों पे देंगे, कितना एरिया पब्लिक स्पेस पे देंगे। तो उन सब मुद्दों को अगर आप लेके आए एक ड्राइंग शीट पे, तो ज्यादातर आज अभी जो चर्चा हो रही है वो यही समझ में आ रहा है कि जो लो राइज या मिड राइज इज व्हाट, जहां पे फॉर एग्जांपल आपकी 4 या 5 फ्लोर्स हैं, ठीक है, तो आपको लिफ्टें भी नहीं चाहिए उसको ऊपर जाने तक, अनलेस आपकी कोई वहां पे वल्नरेबल पॉपुलेशन है या कुछ, मतलब कई ऐसी चीजें हैं जिसको आप सिंपली मैनेज कर सकते हैं। तो ये तो हम कह सकते हैं कि मिड राइज में भी हम काफ़ी डेंसिटी अचीव हो सकती है हमारी, ज़रूरी नहीं है हमें कि बहुत ही हाई राइज जाना है। तो जैसे मैं बोल रही हूँ, ये चर्चाएं चल रही हैं, ये एविडेंस इकट्ठा किया जा रहा है, पर इस समय जो समझ आ रहा है कि लो राइज मिड राइज तक आप काफ़ी डेंसिटी अचीव कर सकते हैं, और उसमें आपका ओपन स्पेस पे भी काफ़ी फर्क पड़ता है, एनर्जी पे भी बहुत कम फर्क पड़ सकता है, एनर्जी एफिशिएंसी पे। और प्रणय, एक मैंने देखा ओवरऑल, एक काफी लोगों का आज की डेट में एक लेंस हो गया है कि एनर्जी कंजम्पशन कम करना है, और एक दूसरा, एटलीस्ट मेरा तो ये मानना है कि हमें एनर्जी कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि टिपिकली जितनी आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं शायद आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रहा है, लेकिन इसमें एक थोड़ी गड़बड़ है। अगर आपकी एनर्जी क्लीन नहीं है
तो आप एनर्जी कंजम्पशन बढ़ा करके दुनिया का सत्यानाश कर रहे हैं। तो हमें क्लीन एनर्जी चाहिए और बढ़ानी है, ये अच्छा गोल है। हम ऐसा नहीं, लेकिन हम कहीं कहीं पे मुझे लगता है कि कुछ कुछ प्लानर्स ने, एनवायरमेंटलिस्ट ने भी, काफी क्लाइमेट चेंज वाले लोग भी बोलते हैं कि हमें, जैसे आजकल बिटकॉइन को खूब क्रिटिसाइज करते हैं कि इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। एनर्जी लगना बुरा नहीं है, लेकिन खराब एनर्जी लगना बुरा है। तो मुझे लगता है कि एनर्जी अगर हम क्लीन रखें, जैसे अगर न्यूक्लियर प्लांट से एनर्जी आ रही है, सोलर से एनर्जी आ रही है, और फिर हम ज्यादा यूज करें, तो हम इनफैक्ट हम खूब ऊंची इमारतें भी बना सकते हैं फाइनली। तो इट्स ऑल अबाउट एनर्जी एक्चुअली। तो आपके जो सोलर एनर्जी है और सोलर पार्क्स हैं, उनका भी काफी हाँ बिल्कुल, इसलिए मैंने न्यूक्लियर बोला, न्यूक्लियर सबसे अच्छी है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसके भी। हाँ, तो क्योंकि वो भी जगह बहुत लेती है, सोलर की जगह कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, सबसे अच्छी तो न्यूक्लियर एनर्जी है, इससे अच्छा कुछ नहीं है शायद। और प्रणय, आपके जो सवाल आपने बोला था सोशल कैपिटल पे, और आपने अपने आप ही बोला था कि अपार्टमेंट्स में ये बहुत मुश्किल है। अगर आप लो राइज मिड राइज तक की कम्युनिटी बनाएंगे तो आपका सोशल कैपिटल अपने आप बनेगा, उसमें इजीली बनेगा। ये बात ठीक है। अपार्टमेंट्स में सेग्रीगेशन तो हो जाता है बहुत, हाँ, ये तो ठीक बात है, अपने आप होएगा ही होगा। एब्सोल्युटली। हाँ, ये एक पॉइंट तो सही बात है, क्योंकि बॉन्डिंग कैपिटल शायद बढ़ जाए पर ब्रिजिंग कैपिटल तो कम होता है उतना ही आप अपार्टमेंट्स। एलिनेट करना शुरू कर देंगे। एनीबडी फ्रॉम, जो भी अपार्टमेंट से बाहर है, फिर वो एलिनेट हो जाते हैं लोग। इवन विद इन अपार्टमेंट, प्रणय, मतलब अभी, बहुत बड़ा मतलब मैं, क्योंकि जैसे मैं जो हूँ लिफ्ट में जाता हूँ, सीधे पार्किंग लॉट तक गाड़ी में बैठता हूँ और बाहर, ठीक है। और अंदर आने का भी एक यही तरीका है कभी कभी। और लिफ्ट में कोई मिल भी जाए तो आप मतलब 30 सेकंड के लिए उनसे मिलते हैं, तो उसमें आप क्या, जबकि आप शायद अगर बाहर वॉक करके जा रहे हैं तो यू आर फोर्स्ड टू टॉक टू समबडी फॉर 5 मिनट्स, तो कुछ तो सोशल कैपिटल बनेगा ना। आप ए सोशल है ना, आप यहाँ पे पुलियाबाजी करने बैठ गए, उनसे बात करना चाहिए आप। Exactly. ये तो ठीक बात है। ठीक है, नहीं ये मेरे लिए नई बात है। मैं भी ऐसे ही सोचता था अंजलि की हमारे शहरों को और ऊंचा होना चाहिए, जितने ऊंचे होंगे उतने डेंसिटी बढ़ेगी, और डेंसिटी से बहुत सारी अच्छी चीजें होती है। लेकिन आपने बहुत अच्छे से बताया कि डेंसिटी हम लोग मिड राइज और लो राइज से भी शायद अचीव कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं। इनफैक्ट हमारी काफी, अगर तुम नेचुरली देखो प्रणय, तो हमारी जो पुरानी शहर हैं वो अपने आप 4 मंजिला हो जाते हैं इलीगली। और वो कितने डेंस होते हैं, आपका और इनर बहुत सिटी डेंस कितना है। डेंस हाँ, जबरदस्त डेंसिटी है और जबरदस्त सोशल कैपिटल भी है। क्वालिटी अच्छी नहीं है सिर्फ, बाकी सब ठीक है। हाँ, पर इसी पे आते हैं, क्योंकि हमारे जो सेंट्रल एरियाज हैं, जैसे बैंगलोर के भी ले लें तो वो शायद डेंस हैं, पर बहुत ही खराब तरीके से डेंस है ना, मतलब नहीं, ना बैंगलोर तो ऐसा रोड नहीं एक्चुअली, क्योंकि बैंगलोर पुराना शहर नहीं है ना प्रणय। पर तुम जैसे दिल्ली ले लो, या फिर तुम कोई भी पुराने और शहर लो, बनारस ले लो, जैसे मैं जम्मू में भी जानता हूँ, वैसे जयपुर ले लो, जितने भी पुराने शहर तुमको दिखेंगे वहां पे तुमको ये वाली चीज दिखेगी, जहां पे ये इस तरीके के ऊंचे हैं और सोशल कैपिटल बहुत हाई। ओके, तो ऐसा क्वालिटी ऑफ लिविंग, ये नहीं बोलना चाहिए कि एक ही सिर्फ यही क्वालिटी नहीं है ना कि आप गाड़ी अंदर ले जा सकते हैं, मतलब बहुत हाई सोशल कैपिटल। लोग वॉक टू वर्क भी नहीं है, गेट डाउन फ्रॉम योर अपर फ्लोर टू वर्क। ओके, मतलब नीचे यूजुअली दुकान होगी और ऊपर आप काम कर रहे होंगे। पर और डेंसिटी तो बहुत ज्यादा होती है उन सब एरियाज में, वेरी एनर्जी एफिशिएंट ऑल्सो। ये सारी की सारी अगर तुम पूरा एनर्जी कंजम्पशन देखोगे इन एरियाज का तो काफी कम है। वेरी सेफ ऑल्सो, वहां पे चोरियां और ये सब बहुत कम है, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रीट हमेशा एक्टिव रहती है। बिल्कुल। हाँ हाँ, और उससे ऑलमोस्ट शहर, 24/7। हाँ, उससे शहर बहुत सुरक्षित रहता है। तो आपको लगता है हमारे जो सेंट्रल सिटीज में क्या प्रॉब्लम है फिर, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है? जैसे चिकपेट ले लें, या फिर हम लोग और दूसरे शहर भी हैं में भी जो सेंट्रल एरियाज है। हाँ, बैंगलोर में चिकपेट है, विच इज, तो जो ये है, जो हमारे सेंट्रल एरियाज है ना, ये हमारा जो शहर जहाँ से बनना शुरू हुआ था, ये एरियाज हैं। अब ये सबसे पुरानी एरियाज हैं। तो जब ये शहर जब ये बनना शुरू हुआ था, तो यहाँ पे जो लोग रह रहे थे और उनकी जरूरतों के हिसाब से बना था। तो ये एक सड़क है, इसके ऊपर 10 घर हैं, 10 घरों में 10 प्लॉट्स हैं, 10 प्लॉट्स में
आप रख लीजिएगा 20 फैमिलीज रह रही हैं ग्राउंड +1 पे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके हिसाब से इतने डायमीटर की पाइप जाएगी पानी की, इतने डायमीटर की सैनिटेशन की पाइप लगेगी, तो उसके हिसाब से वो बना था वो एरिया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोग आते जाते हैं, नेचुरल ग्रोथ होती है सिटी में, तो जहाँ पे इस एरिया में मैं और मेरे पेरेंट्स और मैं रहते थे, अब मैं, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली और मेरे बच्चों की फैमिली, हम इसी प्लॉट पे अकोमोडेट हो रहे हैं, तो धीरे धीरे उसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है। पर जो तो लोग ज्यादा होते हैं और जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको केटर नहीं कर पाता। बिल्कुल। तो एक तो उसी से फिर वो एक किस्म की क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होने लग जाती है। आपको समझ आ जाता है कि पहले हमारे पास एक ही गाड़ी थी, अब हमें 3 गाड़ियों की जरूरत है। एक गाड़ी की तो पार्किंग के लिए हमारे पास जगह है, 2 गाड़ियां हम 1 किलोमीटर दूर पार्क कर रहे हैं घर से, और उसमें कभी गाड़ी में चोरी हो रही है, ये हो रहा है, वो काफी कुछ होना शुरू हो जाता है। तो जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कम होती जा रही है। फिर एक समय ऐसा आता है कि आप बोलते हैं अब हम यहाँ नहीं रह पा रहे, यहाँ से अपना हम व्यवसाय यहीं रखेंगे। हमारा जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक प्लॉट है, उसमें हमें बहुत सस्ता प्लॉट मिल रहा है, उसमें हमें जगह भी ज्यादा मिल रही है, हम वहां खरीद के हम बड़ा घर वहां पे बनाएंगे। तो ये एक फिर उधर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये नेगेटिव कर्व दिखाता है वहां पे। अच्छा। पर जो आपका जो व्यवसाय है, जो कमर्शियल एक्टिविटी है, वो कंटिन्यू रहती है। तो इसी को हम बोलते हैं डीके, जो शुरू होना है, और इसकी फिर रिन्यूअल की जरूरत है इसमें, रेनोवेशन नहीं, रिन्यूअल। और इसी के लिए एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, दुनिया भर में ये प्रोग्राम है, इनर सिटी रिन्यूअल। इंडिया में भी ये शुरू हुआ था, जिससे फिर हम क्या करते हैं कि उस एरिया को ही पकड़ के हम प्लानिंग ओवरहॉल शुरू करते हैं उस एरिया का, उससे जिससे आपकी थोड़ी सी सड़कें उसमें थोड़ी सी मतलब प्लॉट साइजेस की रिकन्फिग्रेशन होती है, सड़कों की रिकन्फिग्रेशन होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट होती है, और उससे फिर आप उस एरिया को, और वो फिर दोबारा उस स्टेज पे पहुंचता है जहां पे वो एरिया बहुत अट्रैक्टिव होने लग जाता है। तो यही था एक पॉलिसी जो जवाहरलाल नेहरू, जेनूर्म जिसको कहते थे, JNNURM, उसमें यही सारी प्रपोजल्स मांगी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि जितने भी आपके पुराने इनर सिटीज हैं उनकी रिन्यूअल पे आप हमें प्रपोजल दीजिएगा। पर भारतीय शहर ऐसे थे जहाँ पे पानी नहीं था, सैनिटेशन नहीं थी, तो ज्यादातर म्यूनिसिपैलिटीज ने अपने पानी और सैनिटेशन को बढ़ाने की प्रपोजल्स दी थी गवर्नमेंट को। अच्छा। तो ये रिन्यूअल हमारा एक्चुअली उस जैसे एनविसाज किया था वो हुआ नहीं, क्योंकि वो प्रायोरिटी नहीं थी गवर्नमेंट्स के लिए। और वो शायद ठीक भी है, लोगों को जो चाहिए शायद उन्होंने वो मांगा। एग्जैक्टली। तो इसलिए जो पुराने शहर हैं एक्चुअली, उसमें जो इनर सिटी है उसमें हमेशा आपको लो राइज मिलेगी, और बाहर की तरफ जैसे ही आप जाएंगे उधर आपको, बिकॉज वो नया शहर है और वहां पे नए आइडियाज आते हैं, लोग जो बाहर से आए हैं लोग वो ज्यादातर वहां पे सेटल होते हैं, और उनको केटर करने के लिए फिर नई तरीके से डेवलपमेंट शुरू की जाती है। अभी हाल में शायद चांदनी चौक वगैरह का रिन्यूअल काफी सक्सेसफुल रहा है, जो कि लेकिन अब हुआ है। 20 साल पहले लोग नहीं चाहते थे करना, पर अब हो गया। करेक्ट। सो जैसे उस चीज जो रिन्यूअल की है उसमें काफी आपने पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट्स लगाई हैं। करेक्ट। तो लोग फिर जो उनको फिर आप एक तरीके से प्लान करेंगे कि यहाँ पे हम पार्किंग, यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कीजिएगा। हर समय हमको बिल्कुल अपने कॉम्पाउंड तक गाड़ी पहुंचाने तक की जरूरत नहीं। 500 मीटर और आई थिंक वहाँ पे अंडरग्राउंड मेट्रो भी आई, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ा। तो लोग वहां जाके काम कर सकते हैं क्योंकि अंडरग्राउंड मेट्रो है। तो चांदनी चौक एरिया तो काफी अच्छा एग्जांपल है इंडिया में। दैट इज अ रिन्यूअल, वो एक रिन्यूअल प्रोजेक्ट, सक्सेसफुल रिन्यूअल प्रोजेक्ट है, जो सुनने में आया है इस लॉकडाउन की वजह से हमने देखी नहीं है अभी। अरे ये तो अच्छा उदाहरण मिला, क्योंकि मैं यही सवाल पूछने वाला था कि इसका कोई पॉजिटिव उदाहरण है कि नहीं हमारे पास। तो ठीक है, मैं ये देखूंगा इसके बारे में। अच्छा, अंत में एक सवाल पूछना चाहता था अंजलि की, जैसे
अक्सर हम लोग कहते हैं कि हमें और शहर बनाने हैं, और जैसे कई इस गवर्नमेंट ने तो ये भी कहा था कि 100 न्यू सिटीज ना, कि स्मार्ट सिटीज। तो स्मार्ट सिटीज तो खैर अलग कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर हमें 100 और शहर चाहिए, और भारत को चाहिए भी होंगे अच्छे शहर, तो क्या करना होगा मूल रूप से? आपको क्या लगता है ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी अगर हमें और शहर बनाने हैं? प्रणय, आप प्रश्न पता क्या होना चाहिए कि हमें क्यों जरूरत है 100 शहरों की? क्या हमें जरूरत है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हमें जरूरत नहीं है। क्यों चाहिए हमें 100 शहर? और भारत के पास क्या शहर कम है? शहर क्या होता है? इतने गांव हैं। गांव में जब आप एग्रीकल्चरल व्यवसाय कम हो जाए और उसकी एक पॉपुलेशन नंबर तक वो पहुंचे, 5,000 से ज्यादा उसकी जनसंख्या है, और डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो जो शहर बन जाता है। हमारे इतने शहर हैं भारत में जो बिल्कुल ही इस समय उनमें कोई जान नहीं है, क्योंकि तभी हमारे बड़े शहरों में माइग्रेशन हो रही है, क्योंकि इन शहरों में ना व्यवसाय है, ना रहने की, ना हेल्थ है, ना एजुकेशन है। पहले हम नया शहर जहां भी आप देखोगे, कहीं पे भी आप देखोगे, जहां पे भी बना है वो सक्सेसफुल नहीं है। शहर बनते हैं लोगों से। लोग ढूंढते हैं कि ये जगह, इसलिए मैं यहाँ पे रहूंगा क्योंकि इस जगह से मुझे कुछ, सबसे पहले व्यवसाय मिलेगा, पानी मिलेगा, रहने के लिए जमीन है। तो जो हमारे शहर हैं उसमें हम क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? और ये SEZs और स्मार्ट सिटीज और नए शहर, हमें जरूरत नहीं है और हमें उस तरफ जाना भी नहीं चाहिए। जो शहर बैंगलोर के आसपास, बैंगलोर रीजन में 11 शहर हैं छोटे, आनेकल, बिड़दी, कनकपुरा, रामनगरा, नेलमंगला, ये सब छोटे छोटे शहर हैं। इनमें हम क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करते जिससे ये शहर भी थोड़े से डायनेमिक बने, थोड़े से स्ट्रांग बने, और फिर ये अपने हिंटरलैंड को केटर करें। इस समय पूरे कर्नाटका में एक शहर है जहां लोग रहना चाहते हैं और वो है बैंगलोर। इसके बाद जो नेक्स्ट शहर है वो बैंगलोर से 10 गुना छोटा है। ये तो कोई सेंस नहीं बनती इसमें ना। तो कर्नाटका में 300 कुछ शहर है इस समय, तो उनको, उनमें क्यों नहीं हम इन्वेस्टमेंट करते? उनको क्यों? ये हिस्टोरिकली जो शहर ऑर्गेनिकली बन के आए हैं, लोगों ने इनमें कुछ देखा है तभी ये इधर जाके रह रहे हैं। उनको इसके उसको छोड़ के हम कोई जमीन कहीं पे आइडेंटिफाई करके वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे और लोगों को बोलेंगे आओ आओ, और लोग आते नहीं है। तो आपको क्या, नया रायपुर ले लीजिएगा, गांधीनगर ले लीजिएगा, अमरावती का हाल देखिए क्या हुआ है, नवी मुंबई। अब तो ठीक है, पर जब बनी थी तब तो लोग रहना ही नहीं चाहते। दिल्ली में द्वारका, ये तो घोस्ट टाउन्स बन के रह गए हैं। तो नए शहर हमें जरूरत नहीं है अगर आप पूछे मुझसे तो। बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नए शहर मतलब एग्जिस्टिंग शहरों को ही किस तरीके से हम लोग तो नया कर सकते हैं। तो उनको अगर बढ़ाना चाहते हैं तो उनकी नेचुरल एडवांटेज देख के उसमें जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए उसको कीजिएगा। लोग बैंगलोर सिर्फ काम के लिए नहीं आते, उनको जब उनकी फैमिलीज बढ़ती हैं तो उनको एजुकेशन मिलती है अच्छी शहर में, उनको लगता है कि हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है शहर में, उनको लगता है कि वातावरण अच्छा है इस शहर बेंगलुरु में। पर ऐसी बात, उनको आप वो जो पूरा का कॉन्सेप्ट है, अगर आप उनके गांव में ही उनको स्कूल दीजिएगा, उनको व्यवसाय दीजिएगा, क्यों नहीं हम वो इन्वेस्ट, और ये बहुत बेसिक इन्वेस्टमेंट, इसको हम करें तो वो शहर अपने आप ही बाकी शहर भी बड़े हो जाएंगे। बेसिकली हिंदुस्तान में या तो ये, हाँ, हमारे यहाँ पे या तो ये 1 करोड़ वाले शहर बन रहे हैं, और या फिर बहुत सारे शहर हैं जहाँ लाख की पॉपुलेशन भी नहीं है। तो हम कैसे शायद और 10 लाख वाले शहर बनाए, तो कि वो 1 लाख के शहर को 10 लाख कैसे बनाए, बजाय इसके कि शायद ये 1 करोड़ को 10 करोड़ करने की जगह। तो पॉलिसी में जो हमारा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए स्मॉल एंड मीडियम टाउन्स पे। उनको हम निग्लेक्ट करते हैं। अगर हम स्मॉल एंड मीडियम टाउन्स पे फोकस करें तो उनका जो आसपास का हिंटरलैंड है ना, वो वहां से माइग्रेशन रेस्ट करेंगे, उनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस बनेंगे उन रूरल एरियाज के साथ, उनके लिए उन गांव जो उनके आसपास के गांव है उनके लिए वो मार्केट बनेंगे, और जो गांव का रॉ मटेरियल है उसको वो अब्सॉर्ब करेंगे, उससे उनको लेबर मिलेगा। तो और फिर गांव की भी तरक्की होगी और शहर की भी। तो इसी तरह से ये जो अर्बनाइजेशन है इसको हमको बहुत एक तरह से
यूनिफॉर्म अभी जो है टॉप हेवी है, बड़े बड़े शहर बहुत हैं और उसी पे ही सब फोकस है। जो सेकंड लेयर, तीसरे लेयर के शहर हैं उन पे हम बिल्कुल भी सोचते नहीं है। और अगर आप मुझसे पूछिए तो बैंगलोर, दिल्ली, इनको अब सुधारना बहुत मुश्किल है। कहीं मैसूर दूसरा बैंगलोर ना बन जाए या मैंगलोर दूसरा बैंगलोर ना बन जाए, हुबली धारवाड़ जो है वो अच्छा शहर रहे, उस पे अगर हम फोकस करेंगे तो हमारे जो अर्बनाइजेशन है वो अपने आप हम उसको ग्रोथ की तरफ डायरेक्ट करेंगे। और ये आपने रीजनल वाली बहुत अच्छी चीज बोली। मतलब मैं देखता ही हूँ कि बैंगलोर में सिर्फ ऐसा नहीं कि ये शहर, आसपास ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर का एरिया जो है वो इस न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। वहाँ के जो गांव हैं वहाँ का प्रोड्यूस यहाँ आता है। आसपास 8,000 में स्क्वायर इंडस्ट्रियल किलोमीटर, 8,000 स्क्वायर किलोमीटर है। अरे वाह, ओके, इतना बड़ा एरिया है। बैंगलोर का जो रीजन जो हम डिफाइन करते हैं वो 8,000 स्क्वायर किलोमीटर है। उसमें से वाह, बैंगलोर शहर सिर्फ 800 किलोमीटर है। बिल्कुल, ओके। स्क्वायर तो इतना किलोमीटर ह्यूज एरिया, तो बहुत उसी बड़ा तरीके का रीजन। अगर शायद नॉर्थ करना, क्योंकि हम कितना भी खाली कर लें तो इसलिए जैसे नॉर्थ कर्नाटका में एक भी ऐसा शहर नहीं है तो वहां पे पूरा रीजन डेवलप हो ही नहीं सकता। बड़ा शहर चाहिए हर एरिया को प्रैक्टिकली। हाँ, एक तरह का नोड चाहिए, पर एक तरह का ऐसा नोड नोड जिसके नहीं होना अराउंड सब चाहिए। लोग, हाँ, हाँ, जिसके अराउंड सारी की सारी इकोनॉमी थोड़ी सी रिवाइटलाइज हो जाए। हाँ, पर ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे बैंगलोर। बैंगलोर तो एक प्राइमेट है, प्राइमेट सिटी। प्राइमेट सिटी है, तो फिर जो बैंगलोर के आसपास के छोटे छोटे शहर हैं वो तो वो बढ़ ही खाली नहीं होते पा जा रहे। रहे हैं। हाँ, बढ़ नहीं पा रहे। इनफैक्ट खाली हो रहे हैं। आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स का पॉपुलेशन 2 सेंसस में कम हो रहा है। हाँ, यस। क्योंकि तो बेंगलोर में इतना ज्यादा सेक्शन है। और ये प्राइमेट सिटी वाला कॉन्सेप्ट मैंने भी थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ी है, तो जैसे लैटिन अमेरिका में काफी होता है ना, जैसे अर्जेंटीना में बोनस एरिस में शायद 50% आबादी पूरी अर्जेंटीना की एक ही शहर के एक ही शहर में। हाँ, में है। हाँ, तो absolutely। ये काफी शहरों में, और कर्नाटका एक एग्जाम्पल है। हमारा एक शहर इतना बड़ा है, बाकी सब शहर साउथ कोरिया 10 भी ऐसा गुना ही से। है। साउथ कोरिया भी ऐसी है। सियोल की पॉपुलेशन कुछ 20-30% है पूरी कंट्री की। कर्नाटका में भी ऐसी है। हमारी पॉपुलेशन 20% है पूरी स्टेट की। बिल्कुल। तो मुझे लगता है अंजलि, शायद ये तो जोक है, पर एक ये भी है कि सब हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन वो सब तो बैंगलोर में रहते हैं, तो फिर तो दूसरे शहर को क्यों बढ़ावा देने चाहेंगे, उनको तो यहाँ पे रहना है। तो मुझे लगता है हमारी अगर कैपिटल थोड़ी और जगह पे होगी तो शायद एक दो और शहर तो बनेंगे उस वजह से। हाँ, वो भी हम लोग, जैसे आपने सुना ही होगा, अमरावती के लिए हम लोग आंध्रा के लिए हम बोले कि 3 कैपिटल्स उन्होंने। मैं उस टास्क फोर्स में थी जो चीफ मिनिस्टर का टास्क फोर्स था, तो हम वो हमसे ही निकल के आया है। तो हम लोग बोले थे कि उसको अमरावती को छोड़ दीजिएगा और 3, एक्चुअली हमने बोला था कैपिटल फंक्शंस को डिसेंट्रलाइज कीजिएगा। वो मीडिया ने उसको कैपिटल्स ही 3 बना दिए, पर एनीवेज जो रिकमेंडेशन थी वो था कैपिटल फंक्शंस को डिसेंट्रलाइज कीजिएगा, जिससे जो डेवलपमेंट है वो आपकी स्प्रेड हो जाए, वो 2-3 बाहर जगहों की, पे। हाँ हाँ, 2-3 जगह में हो और वो इम्पेटस हो डेवलपमेंट को, ग्रोथ को। तो इसीलिए एक फोकस रखने के बजाय 3 फोकस रखिए और उसके हिसाब से फिर स्टेट को ग्रोथ। आपको एक पहले एक सौविक चक्रवर्ती थिंकर होते थे, वो उनका एक बड़ा रेडिकल थॉट था। कहते थे कि हिंदुस्तान में 101 करोड़ वाली सिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे जो 100 करोड़ लोग हैं वो 100 सिटी में रहें जो सब 1-1 करोड़ की हों और एकदम डिसेंट्रलाइज्ड हों, आपस में मतलब उनका ट्रेड हो, आपस में सब अलग तरीके की सिटी हो, यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस तरीके की 100 सिटी हिंदुस्तान में हो। तो वो इस तरीके का हिंदुस्तान देखना चाहते थे। अब कोई कुछ भी सोच सकता है, हिंदुस्तान तो जब है वो है, लेकिन ये परिकल्पना भी, ये भी एक टॉप डाउन प्लानिंग परिकल्पना है कि कोई ऊपर से सोचे कि मैं ऐसे, हाँ, एकदम डिसेंट्रलाइज, लेकिन हम ऐसे 100 बड़े शहर बना दें और उसमें लोग रहें और आपस में ट्रेडिंग करें, एकदम कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें दखल अंदाजी भी ना हो, वगैरह वगैरह। तो ये आपको थोड़ा, ये एकदम सोशल फिक्शन, साइंस फिक्शन नहीं बोलेंगे, सोशल फिक्शन है या इसमें कुछ दम है? नहीं, थियोरेटिकली तो, फिलोसफिकली तो हम बोल सकते हैं कि काफी शहर बने, लोग वहां रहे, पर आप लोगों को कहीं रख नहीं सकते। अगर कल को बैंगलोर में 20 मिलियन नहीं 30 मिलियन लोग भी आ जाएं तो जितना मर्जी वो बैंगलोर के जो लोग हैं वो
चिल्लाएंगे, चीखेंगे, बोलेंगे यहाँ नहीं आना चाहते हम, आप उनको बोलिए निकलने के लिए, कोई निकलेगा? कोई भी नहीं निकलेगा। कोई नहीं हाँ, वही। निकलेगा। एक क्लब जैसा है, एक बार मैं अंदर आ गया तो मैं बाहर वालों को बोलूंगा तू बाहर तो वाला क्यों आ रहा है, पर हाँ, मैं तो तो शहर में लोग आते ही रहेंगे, शहर बढ़ता ही रहेगा, पर उसको कैसे हम मैनेज करेंगे, उसको हम थोड़ा-सा अगर उसके ऊपर इनोवेटिवली सोचें, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसा कोई हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि अब हमारे शहर मर रहे हैं, अब हमारे शहर अभी भी बहुत वाइब्रेंट है और काफ़ी कुछ हो रहा है शहरों में, काफ़ी कुछ होने की संभावना है और पॉजिटिव एनर्जी है शहरों में। इसको कैसे टैप करना है, उसके बारे में थोड़ा-सा इनोवेटिवली सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। वाह, तो इसी सकारात्मक नोट पे ये पुलियाबाजी खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि, बहुत कुछ सीखने मिला, और हम लोग आपकी जो राइटिंग है मास्टर प्लानिंग पे और अर्बन रिन्यूअल पे उसको लिंक करेंगे, और अपने श्रोताओं से बोलूंगा कि जरूर पढ़िए, बहुत कुछ सीखने मिलेगा अर्बन प्लानिंग के ऊपर। थैंक यू अंजलि। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। शुक्रिया।